स्वागत नहीं करोगे हमारा। सो वेलकम 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 एवरीवन टू दिस अमेजिंग वीडियो एंड आई होप हमारा ऑडियो एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर है। सुनना, एफआर की आरटीपी मे 25, ठीक है, हम इसको पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे, सॉल्व भी कराऊंगा अच्छे तरीके से। टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, मैं जानता हूं जब आप ये आरटीपी की वीडियो देख रहे हो कहीं ना कि एग्जाम नजदीक है सर, बहुत कुछ बाकी है, फटाफट से करवाओ सर, तो मैं आपको फटाफट से करवाऊंगा, येट इट विल बी इन अ वेरी डिटेल्ड मैनर। तो जो भी नए क्वेश्चंस है, जो भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज है, वो मैं सारे कवर करवाऊंगा, टेंशन मत लेना। जितना हो सके डिटेल में और कम टाइम में आपको पूरी कराने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो केस स्टडी बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज है वो सारे कवर करूंगा, और जितने भी न्यू क्वेश्चंस है, मतलब अगर किसी क्वेश्चन में कुछ पार्ट छोटा सा नया है या पूरा क्वेश्चन नया है तो वो सब मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लेना, बहुत आसान बना दूंगा आपके लिए, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो टेंशन जरा भी मत लेना। उसके अलावा जो भी मैं मार्किंग वगैरह करूंगा ना, ये इसके एनोटेशंस मेरे टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, मतलब एनोटेड पीडीएफ आरटीपी की जो मैं लिख रहा हूँ। मान लो आपको टाइम बचाना है तो आप फटाफट से 2x 1.5x की स्पीड में ये सुन के और फटाफट से जो पीडीएफ है वो देख सकते हो अपने रेफरेंस के लिए। तो टाइम इज अ कंस्ट्रेंट, तो आप और भी जल्दी कंप्लीट कर सकते हो, तो टेंशन मत लेना, मार्किंग वगैरह करते हुए सारी चलूंगा, ठीक है। और ये पीडीएफ में डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फटाफट शुरू करते हैं, लेकिन अब ये सब देखने वाले हो सब्सक्राइब किए बिना, समझी जी, नहीं नहीं नहीं, पहले सब्सक्राइब करना फिर ही देखना, ठीक है। आ जाओ, चलो। सो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ आरटीपी। पहले हम केस सिनेरियोस डिस्कस करेंगे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, वापस बता देता हूं। केस सिनेरियोस डिस्कस करने का या एग्जाम में सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है, पहले आप क्वेश्चंस पढ़ लो, पूछ क्या रहा है, ठीक है। बिकॉज क्वेश्चंस पढ़ने के बाद जब केस सिनेरियो सॉल्व करेंगे इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, ठीक है। एक बार देख लो क्या पूछा है। पहला एमसीक्यू बोलता है, व्हाट अमाउंट वुड एबीसी अकाउंट फॉर द इंडेमनीफाइड लाइबिलिटी रिलेटेड टू कंटिजेंट लाइबिलिटी एंड द इंडेमनिफिकेशन असेट। इंडेमनिफिकेशन असेट के बारे में पूछ रहा है। ये सब कंटिजेंट लाइबिलिटी, इंडेमनिफिकेशन असेट है, दोनों टर्म एक जगह पे 103 में आता है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, ठीक है। एनीवेज, एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन रिलेटेड टू कोर्ट केस, ठीक है। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ गुडविल ड्यू टू रिकग्निशन ऑफ सच लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफाइड असेट। इसका गुडविल पे क्या इंपैक्ट रहेगा। तीसरा, सपोज इन द केस फेयर वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी इज 1.2 CR इंस्टेड ऑफ 0.7 CR, देन व्हाट वुड बी द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफिकेशन। पहले के 3 एमसीक्यू तो आपस में खेला कूदी कर रहे रिगार्डिंग लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफिकेशन का अमाउंट। उसके बाद चौथा पूछता है, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ गुडविल ड्यू टू रिकग्निशन ऑफ सच लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफाइड असेट। बोलता है जो भी आप लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे उसका इंपैक्ट गुडविल पे क्या होगा। आगे, ऑन एक्विजिशन ऑफ आर एस्टेट व्हाट अमाउंट शुड इंडेमनिफिकेशन असेट बी अकाउंटेड। मतलब पूरा केस सिनेरियो इंडेमनिफिकेशन असेट को लेकर ही है, ठीक है सर। एक रफ आइडिया तो आ गया, क्वेश्चन में पूछा गया। अब फटाफट से मैं पूरे केस सिनेरियो को रीड कर लेता हूं, क्या बोलता है सुनना। एबीसी इज अ डायनामिक कंपनी एंगेज्ड इन स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस टू एक्सपांड बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। ज्ञान दिया हुआ है बेसिकली, हम किसी कंपनी को एक्वायर करने वाले हैं, फालतू ज्ञान की बात है, इधर आओ। फॉलोइंग एक्विजिशंस टुक प्लेस ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, एग्जाम में स्किप मत करना, एग्जाम में पढ़ लेना पूरा। एबीसी एक्वायर्ड अ बेवरेज कंपनी पीक्यूआर। तो एबीसी कौन हो गया, एबीसी हो गया एक्वायरर, है ना, और पीक्यूआर कौन हो गया, एक्वायरी, ठीक है, ध्यान रखना। फ्रॉम किससे खरीदा, XYZ से खरीदा, किससे खरीदा उससे क्या फर्क पड़ता है, किसको खरीदा उससे फर्क पड़ता है ना। एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन PQR is the defendant in a court case whereby certain customers of PQR have alleged that products of PQR contain pesticides in excess of permissible levels। मतलब इस एक्वायरी के ऊपर केस वगैरह चल रहा है, ठीक है, which have caused health damage। PQR is being sued for damages of 2 crores। वो उसके कस्टमर ने एक्वायरी को सू कर दिया, हमने नहीं सू किया क्योंकि कस्टमर ने एक्वायरी को सू किया रहेगा, डैमेज 2 करोड़ का है, ठीक है। XYZ हैज इंडेमनीफाइड ABC फॉर द लॉसेस। मतलब हम जिससे कंपनी खरीद रहे उसने हमको इंडेमनीफाई करने का प्रॉमिस किया है फॉर द लॉसेस ड्यू टू द केस फॉर अमाउंट अप टू 1 CR। मतलब आपका इंडेमनिफिकेशन असेट जो है, IA मतलब इंडेमनिफिकेशन असेट कितना है, 1 CR का है। फेयर वैल्यू ऑफ कंटिजेंट लाइबिलिटीज 0.7 CR। तो कंटिजेंट लाइबिलिटी आपकी है 0.7 CR की। 103 में आपके केस एक चीज सिखाई थी मैंने, जितना आपका लाइबिलिटी है उतना मैक्सिमम आपका इंडेमनिफिकेशन असेट हो सकता है। तो भले ही लाइबिलिटी आपकी 0.7 की है और भले ही उसने आपको इंडेमनिफाई करने के लिए 1 CR का प्रॉमिस दिया है, यू कैन नॉट रिकॉर्ड 1 CR। आपका मैक्सिमम इंडेमनिफिकेशन 0.7 CR का ही हो सकता है। सर बचा हुआ 0.3 CR यू कैन डिस्क्लोज इट बट यू कैन नॉट रिकॉर्ड इट। योर इंडेमनिफिकेशन असेट कैन नॉट बी मोर देन योर इंडेमनिफिकेशन कैन नॉट बी मोर देन योर कंटिजेंट लाइबिलिटी। ये बात याद रहेगी, चलो ये बात ध्यान रखना आप। अब इसी के बेस पे जो एमसीक्यू है पहले उसको सॉल्व कर लेने का। पहला एमसीक्यू, at what amount would ABC account for the indemnified liability related to contingent liability and the indemnification asset। तो liability is 0.7, तो indemnification maximum 0.7 ही हो सकता है। रिकॉर्ड कितना करेंगे ये पूछता है, ठीक है, अकाउंटिंग कितनी ही करेंगे, तो इसका आंसर डी रहेगा। सबको समझा, आई होप तुमको समझता है। इंडेमनिफिकेशन सॉरी लाइबिलिटी पहले है,
कंटीजेंट लाइबिलिटी और इंडेमनिफिकेशन एसेट दोनों 0.7 का ही होगा, एकदम सिंपल है सर। फिर बोलता है व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन गुडविल ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ सच लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफिकेशन एसेट। देखो ये जो कंटीजेंट लाइबिलिटी है और ये जो इंडेमनिफिकेशन एसेट है, ये आपको अगर पता रहेगा तो अपने स्टेप 4 आईएनए का पार्ट बनता है, ठीक है। तो आईएनए में एक तरफ इंडेमनिफिकेशन एसेट आ गया 0.7 का, एक तरफ कंटीजेंट लाइबिलिटी आ गया 0.7 का, तो एक तरफ एसेट बढ़ेगा 0.7 से, लाइबिलिटी की वजह से एसेट गिरेगा 0.7 से, तो गुडविल पे क्या इंपैक्ट रहेगा? अरे जीरो इंपैक्ट है डार्लिंग। सर डार्लिंग नहीं बोलने का, अरे जीरो इंपैक्ट क्यों है सर? क्योंकि एसेट जितने से बढ़ रहा है उतने से गिर भी रहा है, तो द इंपैक्ट ऑन गुडविल वुड बी निल। दिस इज योर आंसर, ए वाला 2 का ए। खत्म कहानी सर, आगे बढ़ो। सपोज इन केस द फेयर वैल्यू ऑफ इंडेमनिफाइड लाइबिलिटी इज 1.2। बोलता है कंटीजेंट लाइबिलिटी जो है, ऐसा मान लो उसका फेयर वैल्यू पहले वाले क्वेश्चन में कितना था? 0.7 था। मान लो वो 0.7 के बदले 1.2 होता, कंटीजेंट लाइबिलिटी 1.2। अब जब लाइबिलिटी 1.2 है तो इंडेमनिफिकेशन 1 था ना, उस केस में आप पूरा 1 रिकॉर्ड कर सकते हो। देखो ऊपर क्या था? इंडेमनिफिकेशन एसेट 1 था, बट मैं 1 नहीं दिखा पा रहा था बिकॉज लाइबिलिटी उससे कम थी ना। अब अगर लाइबिलिटी बढ़ गई देन यू कैन रिकॉर्ड फुल 1 का इंडेमनिफिकेशन ना। अब वो यही पूछा है कि मान लो 0.7 लाइबिलिटी के बदले लाइबिलिटी 1.2 होती तो फिर क्या होता? तो फिर लाइबिलिटी और एसेट कितना होता? पहले लाइबिलिटी है, देखो एमसीक्यू में दो ऑप्शंस है, बट पहला जो अमाउंट है वो लाइबिलिटी का अमाउंट है, ध्यान रखना। तो लाइबिलिटी हमारी 1.2 की होती और एसेट हमारा 1 का होता। देखो लाइबिलिटी एसेट से ज्यादा हो सकता है, ध्यान रखना। तो मेरे ख्याल से बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है वाला पार्ट क्या? यस। फोर्थ एमसीक्यू इज इंटरेस्टिंग। सर पहले केस पे 3 एमसीक्यू हो गए हमारे, हो गए भाई। चौथा केस देखना, व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑन गुडविल ड्यू टू रिकॉग्निशन ऑफ सच लाइबिलिटी एंड इंडेमनिफिकेशन एसेट। अब ये इंटरेस्टिंग है। देखो पहले एमसीक्यू में क्या था? लाइबिलिटी भी 0.7 का, एसेट भी 0.7 का, तो गुडविल पे इंपैक्ट 0 था। अब थर्ड एमसीक्यू में क्या हुआ? लाइबिलिटी 1.2 की, एसेट 1 का। तो जब लाइबिलिटी आपकी ज्यादा होती है ना तो आपका गुडविल ज्यादा आएगा, है? गुडविल क्या आएगा? गुडविल आपका ज्यादा आएगा। सर ऐसा क्यों? सुनो मैं समझाने का ट्राई करता हूं, आपका एक बढ़िया सा एग्जांपल लूंगा फिर समझाने का ट्राई करूंगा, यहां ध्यान देना। मान लो रैंडम फिगर अज्यूम कर रहा हूं मैं, ठीक है। मान लो मेरा पीसी 100 रुपये है। कहां से आया पीसी? अरे मान लो रैंडमली मान लिया, ठीक है। ठीक है, अब मान लो आपका नेट असेट विदाउट द इंडेमनिफिकेशन असेट एंड विदाउट द कंटीजेंट लाइबिलिटी इट इज 80। ये अज्यूम्ड है, अज्यूम पूछना मत कहां से आया, समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूं। तो मान लो पीसी 100 है, नेट असेट 80 है। अब एक केस, पहला केस मान लेते कि मेरा कंटीजेंट लाइबिलिटी 0.7 का है और मेरा इंडेमनिफिकेशन असेट कितने का है? 0.7 का है, बराबर। तो नेट असेट में लाइबिलिटी हो जाएगी माइनस, असेट हो जाएगा ऐड। तो ऐसे केस में नेट असेट आपका 80 ही रह जाएगा। तो गुडविल कितना आता? आपका गुडविल 20 का आता। तुम समझ रहे हो, जब असेट लाइबिलिटी दोनों सेम होता तो गुडविल 20 का आता। अदर केस मान लो पीसी 100 का है, मान लो नेट असेट 80 का है। अब इसमें मान लो कंटीजेंट लाइबिलिटी आपकी 1.2 की है और इंडेमनिफिकेशन असेट आपका 1 का है, तो आपका नेट असेट कितना हो जाता? 80 के नेट असेट में 1.2 की लाइबिलिटी माइनस करते, 1 का असेट ऐड करते, तो आपका नेट असेट होता 79.8। तो नेट असेट गिर क्यों गया? क्योंकि लाइबिलिटी ज्यादा आ गई कुछ, तो नेट असेट गिर गया, कंपैरेटिवली गिर गया, कंपेयर टू द प्रीवियस केस वो गिर गया। तो कंपेयर टू द प्रीवियस केस गुडविल कितना आया था? गुडविल आपका 20.2 आता। मतलब एक चीज समझ में आई सर, अच्छा जब लाइबिलिटी ज्यादा होती है, मतलब जब कंटीजेंट लाइबिलिटी ज्यादा है और इंडेमनिफिकेशन असेट कम है, इसका इंपैक्ट गुडविल में ये है कि गुडविल बढ़ जाता है। ऑब्वियस सी बात है ना यार, क्योंकि लाइबिलिटी ज्यादा है तो नेट असेट कम आएगा, और नेट असेट कम आएगा तो बैलेंसिंग फिगर जो गुडविल है वो ज्यादा आएगा ना यार। तो इसलिए यही बोला हुआ है, गुडविल वुड हैव इंक्रीज्ड बाय 0.2 इफ यू कैन सी। तो देखो बोलता है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ गुडविल बाय 0.2 सीआर। अगेन ये मैंने सिर्फ समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है, ठीक है क्यूडीज। चलो आ जाओ आगे बढ़ो। फिफ्थ एमसीक्यू ऑन एक्विजिशन ऑफ आरएसटी। आरएसटी का तो अपन ने कुछ बात ही नहीं पढ़ा था, वो शायद सेकंड पैराग्राफ है। पहले पैराग्राफ पे 4 एमसीक्यू थे 5 में से, ये तो बड़ा सिंपल है, सुन लो क्या बोलता है। एबीसी पेज 50 करोड़ टू एक्वायर आरएसटी। तो यहां अगेन एबीसी इज द एक्वायरर, आरएसटी इज द एक्वायरी। सिंपल सी बात, नो बकवास। आगे फ्रॉम एमएन, ये एमएन से खरीदा है हमने। आरएसटी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स कंटेनिंग फाइबर ग्लास एंड हैज बीन नेम्ड इन 10 क्लास एक्शंस। अगेन इसके ऊपर भी केस हुआ है, कैसी कंपनी खरीद रहा है? केस वाली कंपनीज। आगे MN agrees to indemnify the ABC for the adverse results of any court case up to an 10 CR amount. तो indemnification asset का अमाउंट कितना है? 10 CR का है। वाओ सर। क्लास एक्शंस हैव नॉट स्पेसिफाइड अमाउंट्स ऑफ डैमेजेस
पास्ट एक्सपीरियंस सजेस्ट दैट क्लेम में बी अप टू 1 CR ईच। 10 केस चल रहे हैं, तो ये लगता है कि क्लेम अगर भरना आया, मतलब लाइबिलिटी अगर भरने को आया, तो इट विल बी 1 CR ईच, ऐसा लग रहा है। बट आगे पढ़ो, बट दैट दे आर ऑफन सेटल्ड फॉर स्मॉल अमाउंट्स। बट 1 CR तो बोलने की बात है, कभी कभी स्मॉल अमाउंट में भी सेटल हो जाता है। ABC makes an assessment of the court case and decides that due to potential variance in outcomes, contingent liability cannot be measured reliably. Contingent liability cannot be measured reliably. Contingent liability आप measure नहीं कर पा रहे हो, and accordingly no amount is recognized in respect of the court cases. अब इसमें दिक्कत ये है कि आपका contingent liability नील है। सर नील क्यों? बिकॉज अमाउंट कैन नॉट बी एस्टिमेटेड रिलायबली। अगर आप अमाउंट को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर पा रहे हो तो कंटिजेंट लाइबिलिटी होगी आपकी डिस्क्लोज, और अगर लाइबिलिटी डिस्क्लोज होएगा तो इंडेमनिफिकेशन असेट भी डिस्क्लोज होएगा। तुमको समझा मैंने क्या बोला? अपन ने सीखा था 103 में, इफ द लाइबिलिटी इज रिकॉर्डेड इंडेमनिफिकेशन असेट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड। इफ द लाइबिलिटी इज डिस्क्लोज्ड इवन द इंडेमनिफिकेशन इज डिस्क्लोज्ड। मतलब लाइबिलिटी रिकॉर्ड कितने अमाउंट पे होगी? 0। तो इंडेमनिफिकेशन असेट कुछ रिकॉर्ड होगा क्या? नहीं, उसका अमाउंट भी 0 ही होगा। अब आपको यही पूछा, देखो लास्ट वाले एमसीक्यू में, ऑन एक्वेशन ऑफ आरएसटी एट व्हाट अमाउंट शुड इंडेमनिफिकेशन असेट बी अकाउंटेड फॉर इन रिलेशन टू 10 क्लास एक्शंस? तो आंसर विल बी निल। बाय निल? बिकॉज लाइबिलिटी रिकॉर्ड ही नहीं हो रही तो इंडेमनिफिकेशन असेट भी रिकॉर्ड नहीं हो सकता। दैट्स इट, डन। केस नैरो नंबर 1 इज डन 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 डन। मजा आ गया सर। चलो केस नैरो नंबर 2। अगेन सिनेरियो पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे सर? एमसीक्यू पढ़ेंगे सर। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2018, सबसे पहले ये पूछा है। आगे अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन फॉर द ईयर 2019, ठीक है सर। आगे व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इमीडिएटली बिफोर इट्स क्लासिफिकेशन एज हेल्ड फॉर सेल ऑन 20th Feb, ठीक है सर। व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इमीडिएटली आफ्टर हेल्ड फॉर सेल, मतलब ये 105 पे लग रहा है मुझे। आगे व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, इंपेयरमेंट लॉस के रिवर्सल का अमाउंट पूछा है। एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ द असेट, ये देखो इन्होंने टी मिसिंग कर दिया है, ऑफ द असेट आफ्टर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस ऑन 30th June, ठीक है सर। मतलब ये बेसिकली अपने को 105 का मांगा है डिटेल्स। अब क्या है सुनना, सबसे पहले 1 Jan 2016 का आपको डेटा दिया हुआ है, ठीक है। असेट एक्वायर्ड विद डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज बेस्ड ऑन द यूजफुल लाइफ 10 years, तो ये ध्यान रखना यूजफुल लाइफ कितना है? 10 साल है। आगे ऑन 31st December 2017 इंडिकेटर्स ऑफ इंपेयरमेंट नोटेड एंड इंपेयरमेंट अलाउंस अकाउंटेड 240। इंपेयरमेंट कब हुआ है? दिसंबर 2017 में। खरीदा कब था? जनवरी 16 में, ठीक है। जनवरी 16 में खरीदा था, तो जैन से लेकर दिसंबर 17 तक 2 साल होते हैं। बोलना मत सर 16 17 1 साल। ये 1 Jan है और ये 31 दिसंबर है। हाँ सर, ये मिस्टेक तो नहीं करेंगे सर। आओ इधर सुनना, लिखना इधर ही बाजू में सॉल्व कर रहा हूं। तो 1 Jan 16 अमाउंट कितना है? 7500। इसमें से लेस क्या करोगे? सबसे पहले 2 years का डेप्रीसिएशन। अब लाइफ 10 साल थी ना, तो पर एनम का डेप्रीसिएशन है 750, 7500 डिवाइड बाय 10, तो 2 साल का कितना होगा? 2 साल का होगा 1500। ध्यान रखना, सबको समझता है मैंने क्या बोला? यस। तो आपका अमाउंट हो गया 6000। दिस इज योर कैरिंग अमाउंट ऑन 31st December 17। ये आपका कैरिंग अमाउंट हो गया, ठीक है। अब बोलता है आप नॉर्मली इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट नहीं देते, नॉर्मली इन लोग अपने को है ना रिकवरेबल अमाउंट देते, और इंपेयरमेंट लॉस हम निकाला करते थे। यहाँ अच्छे लोग हैं, इंपेयरमेंट लॉस का अमाउंट दिया हुआ है 240। अच्छा ये कौन सा वाला इंपेयरमेंट लॉस है? ये इंड AS 36 का इंपेयरमेंट लॉस है मुन्ना, 36 का। सर कैसे मालूम 36 का है? 105 का इंपेयरमेंट लॉस तब आता है जब असेट हेल्ड फॉर सेल में जाता है, अभी हेल्ड फॉर सेल में नहीं गया, ध्यान रखना, ठीक है। तो आपका इंपेयरमेंट लॉस हो गया, तो आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट 31st December 17 को कितनी हो जाएगी? 5760। अच्छा अभी लाइफ कितनी बची है? लाइफ आपकी लाइफ 8 years बची है। सर कैसे मालूम पड़ा 8 years बचा है? 10 साल की लाइफ थी, 2 साल ही डेप्रीशिएट किया, तो लाइफ बची है 8 years। आगे क्या बोलता है? Feb 2019 को असेट हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, तो Feb 2019 तक पहले पहुंच जाओ। कितने साल का डेप्रीशिएशन करेंगे? Feb 2019 में पहुंचने के लिए आप पहले तो देखो, अपन December 17 में खड़े हैं, तो पहले 2018 का पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो पहले वो कर लो सर, लेस 2018 का डेप्रीसिएशन, ठीक है। सॉरी वो जगह कम है इसलिए मैं यही कर रहा हूं, ठीक है। तो इट विल बी हाउ मच करके देखे, तो इट विल बी 5760 डिवाइड बाय 8 सर, काफी डिफिकल्ट था सर। इट वाज हाउ मच? 720 वाज द डेप्रीसिएशन, ठीक है सर। तो अभी 31st December 18 को आपका वैल्यू कितना बचेगा सर? 5760 माइनस 5040 आपका कैरिंग अमाउंट बचेगा। 5040 आपका क्या बचेगा? कैरिंग अमाउंट, ठीक है। अभी यहां कुछ नहीं हुआ है,
और 2 महीने बाद तो आपको लेस 2 मंथ्स का और चार्ज करना है डेप्रीसिएशन। अब कैसे करें? आप 2 मंथ्स का डेप्रीसिएशन 5760 इंटू 1/8 इंटू 2/12 ऐसे करके भी निकाल सकते हो, या फिर आप मान लो जब अमाउंट 5040 हो गया तो लाइफ 7 ईयर्स बचा है ना, तो आप इसके हिसाब से भी निकाल सकते हो। सर सेम आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा, बिकॉज देर इज नो चेंज इन द कैरिंग अमाउंट। कैरिंग अमाउंट में चेंज मतलब डेप्रिसिएशन तो हुआ है, बट कोई इंपेयरमेंट लॉस, कोई लाइफ में चेंज, कोई रेसिडुअल वैल्यू में चेंज, वो सब नहीं हुआ है। तो आप 5760 के हिसाब से भी 2 महीने का निकालोगे, बट तभी लाइफ 8 ईयर्स मानना, तो भी सेम आएगा। अगर 5040 के हिसाब से भी 2 महीने का निकालोगे, बट तभी लाइफ 7 ईयर्स मानना, तो भी सेम आएगा। सर एक बार करके दिखाओ ना, आप क्या बोल रहे हो, देख लो जरा। मैं ऐसे करूंगा 5040 इंटू 1/7 ईयर्स इंटू 2/12, या तो ऐसा कर लो, या फिर 5760 इंटू 2/12 बराबर इंटू 1/8 कर लो, आंसर सेम ही आएगा। तो करके देखते हैं सर। इंटू 2/12 इंटू 1/7 आपका आ गया 120 का और डेप्रीसिएशन। मजा आ गया सर, मजा आ गया। आपको मिली कैरिंग अमाउंट। कब की कैरिंग अमाउंट? ऑन 28 फेब महीना इतना बढ़िया अपने लिए सर, 19। आपकी कैरिंग अमाउंट हो जाएगी 4920 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तुमको समझा? पहले मैंने पूरा सॉल्व कर लिया सर, बाजू में किया ताकि आपको सब कुछ दिख सके इधर, ठीक है। अब क्या बोलता है, ये कैरिंग अमाउंट मिल गई। अब एक्चुअली इस दिन आपका पता है वो कहां जा चुका है? आपका वो 105 में जा चुका है। कैसे मालूम पड़ा? बोला ना, असेट हैज बीन क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल। तो जब 105 में जाता है तो इसी दिन का आपको चाहिए रहेगा FVLCTS, इसी दिन का वो दिया हुआ है। इट इज हाउ मच? 4600। तो इट इज 4600। तो आपको इंपेयरमेंट लॉस हो गया ना, बट यस ये इंपेयरमेंट लॉस 105 के हिसाब से हुआ है आपको। कितने का? 320 का। तो आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाती है? आपकी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट हो जाती है 4600, 28 फेब 2019 में। सर कैसे है रिवाइज कैरिंग अमाउंट? पुरानी कैरिंग अमाउंट 4920 थी, उस पर आपने 320 का लॉस बुक किया, तो ये मिल गया आपको रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट। दैट्स इट, डन। ठीक है, और भी कुछ डेटा है क्या सर? बोलता है 30 जून, मतलब कितने समय बाद? मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने बाद कि वापस FVLCTS दिए हुआ आपको, बराबर। सर 4 महीने का चार्ज करे डेप्रीसिएशन? ना मुन्ना ना, आप डेप्रीशिएट नहीं कर सकते। सर क्यों? याद है 105 में आ गया तो डेप्रीसिएशन सीजेज इन 105 एज पर इंडेक्स 105। एक बार आ गए तो नो डेप्रीसिएशन। दैट मींस 30 जून 19 को भी आपकी कैरिंग अमाउंट 4600 ही दिखेगी, और इस दिन आपको FVLCTS दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है FVLCTS? आपको 5300 का दिया हुआ है। FVLCTS कितने का दिया हुआ है? 5300 का। तो सर और लॉस बुक करें क्या? अरे नहीं ना, हम बुक करते विच एवर इज लोअर। 105 में या तो कैरिंग अमाउंट या FVLCTS, विच एवर इज लोअर पे रहता है। तो सर और लॉस बुक करने की जरूरत ही नहीं है सर, इंपेयरमेंट लॉस इज नील। अब एक बात बोलो, इंपेयरमेंट लॉस तो नील है, लेकिन रिवर्सल तो है ना। अरे लेकिन रिवर्सल तो है ना, क्यों? देखो जब FVLCTS ज्यादा आ जाएगी ना फ्यूचर में, तो इंपेयरमेंट लॉस तो नहीं हो सकता, लेकिन जो पुराना लॉस बुक किया वो तो रिवर्स हो सकता है ना यार। अब इसमें आपको याद रहेगा, तो जब मैंने 105 का क्वेश्चन करवाया था ना, तो मैंने एक चीज बताई थी, जब रिवर्सल होगा तो जो आपने 105 में बुक किया वो लॉस भी रिवर्स होगा, और जो 36 में बुक किया वो भी लॉस रिवर्स होगा। ठीक है, तो सर 105 में कितना लॉस बुक किया था? 320 का लॉस 105 में बुक किया था। कैलसी पे ले लो, 320 ले लो, 320 प्लस 36 में कितने का लॉस बुक किया था? 36 में हमने 240 का लॉस बुक किया था, तो प्लस 240। 560 का आप रिवर्सल कर सकते हो। कितने का? 560 का रिवर्सल। अगर आप देखोगे ना, एक्चुअल ज्यादा दिख रहा है, एक्चुअल दिख रहा है 700 का, बराबर, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? मैक्सिमम आपका सिर्फ 560 का हो सकता है। तुम समझे? सर क्यों मैक्सिमम 560 का? बिकॉज आपने जितना बुक किया उतना रिवर्स कर सकते हो। सबको समझा? अब इसमें एक कंसेप्चुअल एरर है। 105 का रिवर्सल तो ऐसे ही करते हैं, जितना बुक किया था उतना आप रिवर्स कर सकते हो। 320 बुक किया था, 320 यू कैन रिवर्स। 36 का रिवर्सल ऐसे नहीं करते। 36 में हमको निकालना पड़ता है कैलकुलेशन मैक्सिमम रिवर्सल का। अगर ज़िंदगी में इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो आज अमाउंट क्या होता, और आज रियल में कैरिंग अमाउंट क्या है। हाँ सर, ऐसा धुंधला धुंधला याद तो आ रहा है सर, यहाँ ऐसा नहीं करे, करना चाहिए। बट आपको अगर थोड़ा सा भी याद रहेगा, जब मैंने 105 का लेटेस्ट रिवीजन करवाया था ना, मैंने इस रिवीजन में एक सॉल्व एग्जाम्पल करवाया था। इट वॉज सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 2। नहीं देखा तो देख लेना, वहाँ मैंने बताया था
जब 105 के क्वेश्चन में 105 और 36 का रिवर्सल हो रहा है ना, तो डोंट कैलकुलेट द रिवर्सल बाय द मैक्सिमम रिवर्सल मेथड। आपके लिए उन्होंने काम आसान कर रखा है, बोलते हैं जितना इंपेयरमेंट बुक किया उतना रिवर्स कर देना। अब मैं क्या क्यों कैसे उसमें नहीं घुस रहा हूँ, एग्जाम नजदीक है, बस ध्यान रखना। इस वाले क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, जितना लॉस बुक किया था, कितना लॉस बुक किया था 240 का, और कितना बुक किया था इधर 320 का, बस ये दोनों हम रिवर्स कर सकते हैं, दैट इज 560 वी कैन रिवर्स। ठीक है। अच्छा, ये 700 कैसे आया था सर आपको, ये दोनों को कंपेयर करोगे ना तो 700 का डिफरेंस है, बट हम इतना रिवर्स नहीं कर सकते, हम सिर्फ 560 का रिवर्सल करेंगे। अच्छा, रिवर्सल करने के बाद रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी वापस से, रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट आफ्टर रिवर्सल, बराबर, तो इट वाज 4600 प्लस 560, तो मैं बोलूंगा 4600 प्लस 560 और रिवाइज कैरिंग अमाउंट विल बी 5160। सर कैसे कैलसी पकड़ रहे हो, हाँ ये रो 5160, दिस इज आफ्टर रिवर्सल। ठीक है। अब ये पूरा मैंने सॉल्व कर लिया है, अब आप एमसीक्यू पढ़ोगे ना सारे सॉल्व हो जाएंगे, सारे एमसीक्यू का जवाब अपने को आ चुका है। ठीक है, ध्यान रखना, अगर किसी भी पॉइंट में दिक्कत है प्लीज़ वीडियो को दोबारा सुन लेना। ओके, चलो सबसे पहले क्या पूछा है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन दी असेट फॉर 2018, ये रहा 2018 का डेप्रिसिएशन, आंसर इज 720, बी वाला खत्म हो गया। फिर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर 2019, 2019 में हमने सिर्फ 2 ही महीना डेप्रिशिएट किया, ये 2019 में हुआ है। क्यों 2 महीना, बिकॉज उसके बाद तो 105 में चला गया ना यार, तो इट इज 120। तो देखो 120 आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका डी वाला ऑप्शन है सर, 120। उसके बाद व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट इमीडिएटली बिफोर हेल्ड फॉर सेल ऑन 20th Feb, हेल्ड फॉर सेल में जाने के पहले कैरिंग अमाउंट क्या थी, ये थी 4920 की कैरिंग अमाउंट थी, बराबर। तो देखो ये आपका 4920 का जवाब आ जाएगा सर। आगे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस, क्या पूछा आपको, इमीडिएट, एक सेकंड मैंने कुछ गलती किया कि मैंने एक एमसीक्यू मिक्स ही कर दिया, मैं वही बोला 5 एमसीक्यू थे, हाँ ये वाला इमीडिएटली बिफोर वाज 4920, सॉरी मैंने नीचे वाले में मार्क कर दिया सर, लिटिल सुनो, एक और एमसीक्यू, व्हाट विल बी द कैरिंग अमाउंट इमीडिएटली आफ्टर हेल्ड फॉर सेल, हेल्ड फॉर सेल में जाने के बाद कैरिंग अमाउंट ये रहा 4600। तुम ध्यान से पढ़ो, सारे जवाब है। पहले पूछा 105 में जाने के पहले उस दिन पे वैल्यू क्या थी, तो 4920, 105 में जाने के बाद रिवाइज कैरिंग अमाउंट क्या होगी 4600, तो इसका आंसर रहेगा 4600, बराबर। और उसके बाद आखिरी एमसीक्यू, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस एंड द कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट आफ्टर रिवर्सल, रिवर्सल का अमाउंट 560, कैरिंग वैल्यू आफ्टर रिवर्सल 5160। तो देखो ये कॉम्बिनेशन किधर है, मेरे ख्याल से सी वाले में, 560 और 5160, दिस कंप्लीट्स ऑल योर एमसीक्यूज। ठीक है, समय लिया है लेकिन अच्छे से रीड करके टेक्निक वगैरह बताइए, एग्जाम में आएगा तो कैसे सॉल्व करना है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, परफेक्ट है तो मैं क्वेश्चंस पे जाऊंगा। इज दिस क्लियर, यस, यहाँ तक पसंद आया तो चलो आ जाओ फटाफट से अपन डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। ठीक है, सबसे पहला है इंडेस 28 का। अच्छा, जो भी नए वाले क्वेश्चन है वो कराऊंगा, जो रिपीट क्लास में कर चुके वो करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, आ जाओ फटाफट से, और इसमें बताता हुआ भी चलूंगा एलडीआर क्वेश्चंस कौन से नए वाले क्वेश्चंस में से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, इट इज अ गुड क्वेश्चन, एलडीआर मार्क कर लेना। फटाफट से पढ़ते क्या बोलता है, एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड 10% इंटरेस्ट इन वी लिमिटेड, 10% का इन्वेस्टमेंट खरीदा है, 10% से नहीं आता है कंट्रोल, नहीं आता इन्फ्लुएंस, तो ये एक सादा सा इन्वेस्टमेंट बन के रह जाएगा जिसका अकाउंटिंग आप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से करोगे। अब इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो इट विल बी अ फाइनेंशियल असेट। ठीक है सर, कब खरीदा है, 1 जून 16 को, एंट्री मार ले प्यारी सी, 1 जून 16 को आप एंट्री मारोगे, इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हो तो बोल देना इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड, कितना 10% खरीदा है टू कैश बैंक, 50,000 की आप ये प्यारी सी मीठी सी एंट्री मार देना। आगे बढ़ जाते हैं सर, उसके बाद बोलता है द इन्वेस्टमेंट वॉज अकाउंटेड फॉर एज एन इक्विटी इन्वेस्टमेंट फॉर विच इररिवोकेबल ऑप्शन हैज बीन अवेल्ड। आपको पता रहेगा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इक्विटी शेयर्स है अगर उसमें इन्वेस्ट करते हो तो एक इररिवोकेबल ऑप्शन है जिसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट को एफवीटी ओसीआई एनआर पे रख सकते हो। इसमें होता कि आप इन्वेस्टमेंट को रखते हैं फेयर वैल्यू पे और जो भी गेन लॉस है वो ओसीआई एनआर में जाता है। ठीक है, एनआर का मतलब होता है नॉन रिक्लासिफाइबल, मतलब ये गेन कभी भी जिंदगी में कभी भी पीएनएल में रिक्लासीफाई नहीं होएगा। तो सर कहाँ जाएगा, करते करते सिखाता हूँ, आ जाओ। तो ये गेन बुक की, अब फिर गेन भी बुक किया, आगे पढ़ लो। एक्स लिमिटेड रिकग्नाइज एन इंक्रीज इन फेयर वैल्यू ऑफ 30,000 इन ओसीआई फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। तो आप ऐसा कह दो 31 मार्च 17 को गेन बुक कर दिया, गेन बुक करने से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो बोल देना इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड टू ओसीआई एनआर, एफईटी ओसीआई एनआर वाला ऑप्शन चूज किया था तो जो भी गेन लॉस है वो ओसीआई एनआर में जाएगा।
कितना 30,000 दैट मीन्स आपका जो इन्वेस्टमेंट है अब वो कौन से वैल्यू पे दिख रहा है आपके लिए, आपको वो दिख रहा है 80,000 पे। इफ यू कैन सी दिस, पहले 50 पे था, 30 से और बढ़ा तो 80,000 हो गया। ये नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, दिस इज अ 109 का इन्वेस्टमेंट। मैं ऐसा बोलता हूँ ये इन्वेस्टमेंट आपके 109 मतलब एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स इसकी अकाउंटिंग हो रही है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम क्लियर है सर। आगे बढ़ जाते हैं सर। आगे बोलता है एक्स एक्वायर्ड एन एडिशनल 25% इंटरेस्ट। उसने 25% और खरीद लिया। पहले कितना था 10%, अब कितना लिया 25%, टोटल कितना हो गया 35%। पापा तो नहीं बने, पेरेंट तो नहीं बने, लेकिन इन्फ्लुएंस तो आ गया बराबर। मतलब अब ये कंपनी मेरे लिए एसोसिएट बन जाएगी बराबर। क्या बन जाएगी? एसोसिएट। आगे इन वी लिमिटेड फॉर हाउ मच, फॉर मतलब पेरेंट सब्सिडी का रिलेशन नहीं हुआ, एसोसिएट वाला रिलेशनशिप हो गया। ये जो एक्स्ट्रा 25% खरीदा है वो कितने में खरीदा है? 2 लाख में खरीदा है 1 अप्रैल 2017 को। एंड अचीव्ड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, खुद भी बोलता है। आगे बोलता है फेयर वैल्यू ऑफ वी नेट असेट्स जून में 2,50,000 थे, विच इंक्रीज टू 4 लाख ऑन 1 अप्रैल। वी रिकॉर्डेड प्रॉफिट्स आफ्टर डिविडेंड ऑफ 1 लाख बिटवीन 1 जून 2016 एंड 1 अप्रैल 2017। जिस कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया था उसने प्रॉफिट्स कमाए कितने? 1 लाख के। कोई दिक्कत नहीं है, जो भी उसने प्रॉफिट कमाए मेरे को फर्क नहीं पड़ता। देखो एसोसिएट के हिस्से में, एसोसिएट के प्रॉफिट में अपना हिस्सा इन्फ्लुएंस आने के बाद रिकॉर्ड करते हैं। ये अपना इन्फ्लुएंस कभी आया है? 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल के बाद से जो भी प्रॉफिट एसोसिएट कमाएगा उसमें मैं अपना हिस्सा रिकॉर्ड करूंगा। ये प्रॉफिट तो एसोसिएट ने जून से अप्रैल में कमाया, तभी मेरे मेरे लिए वो एसोसिएट थी नहीं, तो ये आइडियली आपके किसी काम की नहीं है सर। ठीक है, अच्छा, लेकिन आपके लिए एसोसिएट बन गई ना सर, तो इसका अकाउंटिंग कैसे होएगा सुनना। अब इसमें क्या होता है, आपका जो 109 का इन्वेस्टमेंट है वो अभी नहीं रहा। वो 109 का जो इन्वेस्टमेंट है, जो इंडेस 109 वाला इन्वेस्टमेंट है, वो हटके अब आपके लिए एसोसिएट का इन्वेस्टमेंट दिखेगा। तो इसकी एंट्री कुछ इस प्रकार आएगी, प्लीज देखना। 1 अप्रैल 2017 को आप एंट्री पास करोगे इन्वेस्टमेंट इन वी लिमिटेड, बट अब वो एसोसिएट बन चुका है जिसमें आपका 35% हिस्सा है, नॉट 25%, 35%। सर 35 कैसा है? अब 25 भी खरीदा, 10 पहले का था। अकाउंट डेबिट बराबर 2। जो आपका पुराना 109 का इन्वेस्टमेंट था दैट विल गेट डी रिकॉग्नाइज्ड। सर क्यों? हम नेट नेट में 25 भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ना, कर सकते हो, बट मैं आपको ये कह रहा हूं कि एक नया कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट आ गया ना। पहले वो इन्वेस्टमेंट 109 वाला था, अभी मैं जो इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड कर रहा हूं वो इंडेस 28 वाला इन्वेस्टमेंट है, इसलिए नया इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड करना है, पुराना वाला बाहर करना है। और बचा हुआ आप बोलोगे टू कैश बैंक, मतलब बचे हुए 25% के लिए आपने पैसा दिया है। ठीक है, चलो पैसा कितना दिया है सर? 2 लाख रुपया दिया है, तो आप बोलते हैं ना 2 lakhs बराबर। पुराने इन्वेस्टमेंट को कौन से वैल्यू पे बाहर करेंगे? जिस वैल्यू पे वो दिख रहा था 50 + 30, वो 80 पे दिख रहा था पुराना इन्वेस्टमेंट, तो 80 बाहर कर देना और नया इन्वेस्टमेंट आप 2,80,000 पे रिकॉर्ड कर लोगे। ओ देखो, काफी बच्चों के मन में सवाल पता है क्या आएगा? सर मैं सीधा ऐसी एंट्री मारता ना, इन्वेस्टमेंट 25% टू कैश बैंक, 25% का जो पे किया 2 लाख 2 लाख, अल्टीमेटली इन्वेस्टमेंट पहले 80 का था, अब 2 लाख का आया। बात तो एक ही है ना सर? अरे बात एक ही है मुन्ना, बात एक ही है, लेकिन दिक्कत ये है कैटेगरी ऑफ इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया ना, इसलिए ऐसी एंट्री मारनी पड़ती है। पहली चीज, सबको ये बात समझता है क्या? एक और चीज, इन्होंने एक और चीज करी है जो अपने को भी करनी है। 109 का इन्वेस्टमेंट नहीं रहा ना, तो इस इन्वेस्टमेंट का जो भी ओसीआई का प्रॉफिट था वो अब होएगा रिक्लासीफाई। लेकिन सर वो तो ओसीआई एनआर में था, इट कैन नॉट बी रिक्लासिफाइड। एनआर वाला प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में होता रिक्लासिफाई। तो आपकी एंट्री आएगी ओसीआई एनआर अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स, कितना? 30,000। वाई इज दिस डन? वाई 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 वाई? बिकॉज ये जो प्रॉफिट है ये 109 वाले इन्वेस्टमेंट बुक हुआ था, अब वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, अब वो एसोसिएट बन चुका है, तो बाहर निकालना पड़ेगा। तुम समझ रहे हो क्या? यस, कॉज 109 इन्वेस्टमेंट इज नो मोर, वो अब नहीं रहा। बोलना मत सर, है ना वो तो यार, अरे वो एसोसिएट बन चुका है ना, इसलिए आपको एंट्री मारनी पड़ती है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस। अच्छा, आईसीआई ने इसमें एक और कैलकुलेशन किया गुडविल का। नॉर्मली जब एसोसिएट बनता है तो हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल या कैपिटल रिजर्व भी करते हैं। गुडविल है तो इट इज नॉट रिकॉर्डेड, हम मानते हैं इट इज इंक्लूडेड इन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कैपिटल रिजर्व होता है तो रिकॉर्ड होता है। तो वो कैसे होता है? सबसे पहले आप लिखोगे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो 35% के लिए लिया है, दैट इज 2.8 लाख, आपको वो यहां से आ जाएगा। लेस आप करते हो नेट असेट्स,
सब्सिडरी के जो नेट असेट है उसका भी 35% लेना। कितने नेट असेट थे सब्सिडरी के ऑन द डेट ऑफ एसोसिएट? जिस दिन एसोसिएट बना उस दिन 4 लाख थे, तो 4 लाख का 35% आप लोगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख का 35% विल बी 1.4 लैक्स। तो मेरे ख्याल से आपका गुड्डू मीठा मीठा प्यारा प्यारा कितना आएगा? आपका गुडविल भी आ जाएगा 1.4 लैक्स। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। मैं जानबूझ के इधर ही वर्किंग कर रहा हूँ ताकि आपको आरटीपी बाद में जब रिवाइज करो तो क्लियरली दिख जाए। फटाफट समराइज कर दूं मैंने क्या किया। पहले इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड किया 10% का, उस पर प्रॉफिट बुक किया। फिर वो इन्वेस्टमेंट नहीं रहा, वो एसोसिएट बन गया, तो इन्वेस्टमेंट किया बाहर, एसोसिएट किया रिकॉर्ड, जितना पैसा दिया वो रिकॉर्ड किया, दैट्स इट। उसके अलावा क्योंकि पुराना इन्वेस्टमेंट नहीं रहा तो उसका प्रॉफिट भी करना पड़ेगा ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग्स, बिकॉज ये एनआर था। सर आर वाला प्रॉफिट होता तो फिर जाता पीएनएल के अंदर, सिंपल। उसके अलावा क्योंकि एसोसिएट बन चुका है तो आपको गुडविल कैपिटल रिजर्व निकालना पड़ेगा, वो भी आपने निकाल के दे दिया है। बढ़िया बढ़िया मीठा मीठा प्यारा प्यारा, खत्म हो गया क्वेश्चन। आई होप तुमको ये सब समझता है। क्लियर है वाला पार्ट? यस। अच्छा एक और चीज मैं हाईलाइट कर दूं, काफी बच्चे ना एग्जाम में मार्क्स लूज करते हैं इन द क्वेश्चंस ऑफ इंडेस। पता है क्यों? अब इंडेस का नाम, नंबर और थोड़ा सा कंसेप्ट लिख ही नहीं रहे। अब आप बोलोगे सर मैं क्या लिखूं इसके अंदर? अरे भाई तुमने एसोसिएट के बारे में पढ़ा है, तुमको पता ना एसोसिएट बन रही है, तो बताओ ना यार कि एज पर इंडेस 28 जब आपका स्टेक 20% से ऊपर होता है, इन्फ्लुएंस आता है, तो वो एसोसिएट बनता है। एसोसिएट बनता है तो डे 1 पे वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होएगा। इस केस में कॉस्ट क्या वो लिखो, जो भी तुमने कैलकुलेट किया उसको थोड़ा सा वर्डिंग्स में लिखो ना यार। कौन बोलता है तुमको वर्ड टू ICI का लिखना है? बट तुम कंसेप्ट दे ही नहीं रहे हो। तुम क्या करते हो? तुम एंट्री मारते हो, तुम कैलकुलेशन करते हो, फिर वो 5 मार्क का क्वेश्चन है, 8 मार्क का क्वेश्चन है, उसमें तो तुमको 6 मार्क दे रहा है, 5 मार्क दे रहा है, 4 मार्क दे रहा है। क्यों? तुम ज्ञान दे ही नहीं रहे उसको। ज्ञान राम कथा नहीं चाहिए, 3-4 लाइन 5 लाइन मैक्स दो। एक प्रो टिप दे रहा हूं भाई, अच्छे स्कोर करना है तो ध्यान रखना। एनीवेज, हो गया क्वेश्चन नंबर 11, शानदार, मजा आ गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सबका फेवरेट। अगर आपने आरटीपी मेरे वीडियो से पहले देख रखी है तो सबको इसी क्वेश्चन में तकलीफ है। भाई आया है, आसान बना के जाएगा, आओ इसको डिस्कस करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन, चलो सबसे पहले क्वेश्चन को एक फ्लाइंग किसी दो, ऐसे दे दी फ्लाइंग किसी। पहले क्वेश्चन से प्यार करना पड़ेगा, फिर आगे बात करेंगे, सुनना। तो एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला क्वेश्चन है। अगर आपने बाय चांस पहले आरटीपी देखी है तो आपको अजीब लगेगा क्वेश्चन, लगेगा कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है भाई। अच्छा खुद ट्राई करेगा तो सोल्यूशन भी देखा रहेगा, बोलेगा क्या किया है समझा ही नहीं सर। भाई आए करा के जाएगा, समझने का ट्राई करना। सबसे पहली बात, ये कौन से कंसेप्ट पे बेस्ड है। एक्चुअली इस कंसेप्ट के बारे में ना आपके मॉडल में 2 लाइन लिखी है, उसके ऊपर ना कोई एग्जाम्पल है ना कोई क्वेश्चन है। अब ICI की आदत है, रेफर किया रहेगा कोई तीसरा किताब है ना, इंटरनेशनल किताब, तो इन लोग इंस्पायर तो होते रहते, वहां से उठा के क्वेश्चन छाप दिया, ठीक है, और सोल्यूशन भी छाप दिया। अब इसमें ना क्वेश्चन में पता प्रॉब्लम क्या है, जो सोल्यूशन भी दिया है ना, इट इज़ नॉट डिस्कस्ड इन वेरी डिटेल। कुछ स्टेप्स वगैरह दिए हुए इनके, ठीक है, बट क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सब कुछ बताया नहीं। तो भाई आया समझा के जाएगा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इन डिस्कसिंग की डेप्थ में जाके टाइम पास किया ये वो, बट जितना रेलिवेंट ज्ञान है वो पूरा देकर जाऊंगा और क्वेश्चन को आसान बना के जाऊंगा, टेंशन मत लेना। मुझे पता आपके मन में सवाल आएगा, सर ऐसे नए क्वेश्चन एग्जाम में आ गए तो इस पे गाइडेंस मैं आपको वीडियो के एंड में दूंगा कि नए क्वेश्चन टैकल कैसे करना है, तो वो लास्ट वाला पार्ट देखना। बट अब इसको टैकल करते हैं, समझने का ट्राई करना, ठीक है। इधर आ जाओ, मैं ये क्वेश्चन पढ़ने के पहले आपको एक कंसेप्ट लिखाना चाहूंगा, ठीक है। एक कंसेप्ट पे थोड़ी सी मैं चर्चा करना चाहूंगा आपके साथ, इधर ध्यान से आना। अच्छा थोड़ा बहुत AFM पढ़ रखा है ना, RF RM, हाँ हाँ सर धुंधला धुंधला याद तो है, याद रखना थोड़ा सा। अब यहां समझने का ट्राई करना, एक कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल लायबिलिटी का, ठीक है। नॉर्मली फाइनेंशियल लायबिलिटी को हम मेजर करते हैं ACM पे, बट उसके कुछ एक्सेप्शन है, और उन एक्सेप्शन के अंदर हम उस फाइनेंशियल लायबिलिटी को ACM में नहीं FVTPL पे मेजर करेंगे। सर ऐसे कौन से एक्सेप्शन है? मान लो फाइनेंशियल गारंटी की बात कर लो, डेरिवेटिव फाइनेंशियल लायबिलिटी की बात कर लो, ठीक है ऐसे। और मैंने बोला भी था क्लास में कि और भी कुछ थियोरेटिकल चीजें होती है, बट उसके ऊपर ज्यादा कुछ चर्चा है नहीं, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो देयर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी व्हिच इज मेजर्ड एट FVTPL, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जब FVTPL पे मेजर होता है तो जो भी फेयर वैल्यू के चेंजेस हुए वो आप कहां ट्रांसफर करोगे? PNL में ट्रांसफर करोगे सर, है ना। मतलब जो भी अनरियलाइज्ड गेन लॉस है, जो भी अनरियलाइज्ड गेन लॉस है वो आप कहां ट्रांसफर करोगे? PNL में ट्रांसफर करोगे। मतलब फेयर वैल्यू चेंज हो गए तो ट्रांसफर टू PNL। अब फेयर वैल्यू क्यों चेंज हो सकती है इन केस ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी? उसका एक रीजन ये है कि जो मार्केट का रेट है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, सपोज ढूंढनी होती है फेयर वैल्यू, तो हम इसको EIR मार्केट के रेट पे कैश फ्लोस को डिस्काउंट करते हैं। मान लो मार्केट की रेट चेंज हो गई, ठीक है, क्या हो गया? मार्केट की रेट चेंज हो गई। मतलब जब लोन लिया तब मार्केट में रेट 8% थी, अब ये मार्केट की रेट हो गई 7.5% एट रैंडम, ठीक है। उसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, वो रीजन डिस्कस करूंगा। तो जब ऐसी रेट चेंज होती है तो इस रेट चेंज की वजह से फेयर वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि FVTPL है, तो ये जो चेंज है जाना चाहिए PNL के अंदर। लेकिन अब इस रेट चेंज को 2 पार्ट में बांट देना।
अगर रेट चेंज होती है ड्यू टू मार्केट कंडीशंस, मैं लिखता हूं रेट चेंजेस ड्यू टू मार्केट कंडीशंस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मार्केट कंडीशन? मान लो मार्केट में आरबीआई जिस रेट पे लोन देता है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, वो सब चेंज हुआ, मार्केट की कंडीशन की वजह से रेट चेंज हो गया, तो जो भी अनरियलाइज गेन लॉस है, तो जो भी अनरियलाइज्ड गेन लॉस है, दैट शुड बी ट्रांसफर्ड इन पीएनएल। अच्छा, लेकिन अब इसमें एक और कंसेप्ट है, अगर रेट चेंज होता है, इफ रेट चेंजेस ड्यू टू ओन क्रेडिट रिस्क, तुम्हारी क्रेडिट रिस्क में उतार चढ़ाव हुआ। सर ये ओन क्रेडिट रिस्क क्या होता है? सिखाऊंगा, पेशेंस रखना, बस लिख लो। इफ द रेट चेंजेस ड्यू टू ओन क्रेडिट रिस्क, तो जो भी अनरियलाइज्ड गेन लॉस है, दैट विल बी ट्रांसफर टू ओसीआई। जस्ट रिमेंबर दिस, ठीक है? ये समझता है ना, फेयर वैल्यू की, फाइनेंशियल लायबिलिटी के फेयर वैल्यू में चेंज हुआ, एफईटीपीएल वाला है तो पीएनएल में जाएगा। अब फेयर वैल्यू क्यों चेंज हो सकती है? मान लो मार्केट का रेट चेंज हो गया, तो मार्केट का रेट अगर मार्केट की कंडीशन के वजह से चेंज हुआ, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, रिस्क फ्री रेट, वो सब चेंज हो गए मार्केट में, तो फिर पीएनएल में जाना चाहिए। लेकिन अगर रेट चेंज हुआ ड्यू टू ओन क्रेडिट रिस्क, तो गेन लॉस जाना चाहिए ओसीआई में। अब आपका अपना सवाल आएगा, सर ये ओन क्रेडिट रिस्क क्या है? बस मैं इसी को डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन पढ़ूंगा, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है? ऐसा कुछ बोला है मैंने, वो ध्यान रखना। अब आओ क्वेश्चन पढ़ते, क्या बोलता है सुनना। On 1st April 11, ABC issues a 10-year bond with a par value of 15 lakhs. ठीक है, 10 साल का हमने बॉन्ड इशू किया, पार वैल्यू 15 लाख, एट एन एनुअल फिक्स्ड कूपन रेट ऑफ 8%। कितने में हमने इशू किया बॉन्ड को? 8% में, विच इज कंसिस्टेंट विद द मार्केट रेट फॉर बॉन्ड्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। मतलब अगर मैं नहीं, अगर कोई दूसरा भी मेरे जैसा बंदा मार्केट में लोन लेगा या कुछ बॉन्ड इशू करेगा, तो 8% पे इशू करेगा। मार्केट का रेट भी यही है, मेरा कूपन रेट भी यही है, तो मैं बोल दूं मेरा कूपन भी 8%, मार्केट रेट भी 8%, तो कूपन इज इक्वल टू ईआईआर। लफड़ा ही नहीं है सर। आगे बढ़ते, फिर क्या बोलता है, एबीसी यूजेस सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट, एसओएफआर, लाइबोर का छोटा भाई या लाइबोर का बड़ा भाई, जो बोलना है बोलो, लाइबोर जैसा मान लो। लाइबोर का रेट मार्केट में 5% है। सर मार्केट की रेट तो 5% हुई ना? नहीं 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 नहीं, आप समझे नहीं। आपने एक कैपिटल असेट प्राइसिंग मॉडल वगैरह कुछ सीखा रहेगा, उसमें हम बोलते थे एक तो होता है रिस्क फ्री रेट, बराबर। अब हर कंपनी रिस्क फ्री रेट पे बोरो नहीं कर सकती, क्योंकि मान लो कोई कंपनी रिस्की है, मान लो अगर आप सपोज कोई गवर्नमेंट ऐसे बॉन्ड वगैरह में इन्वेस्ट करते हो, तो आपको 5% या 4% मिलेगा, बिकॉज वो रिस्क फ्री है। लेकिन अगर आपको रिस्की कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, मान लो आप एक ही लिमिट में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप बोलोगे यार एक ही लिमिट को पैसा दे रहे, 5% में नहीं मानेंगे सर, आपसे तो 8% लेंगे, क्योंकि आपकी क्रेडिटेबिलिटी सही नहीं है ना, आपकी क्रेडिबिलिटी सही नहीं है आपकी, आप यार पैसा लेके भाग जाओगे, आप शक्ल से लगते हो विजय माल्या। तो इसका मतलब जब आप वही पैसा गवर्नमेंट छोड़ के मेरी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे, तो आप ज्यादा इंटरेस्ट मांगोगे। सिमिलरली देयर इज समथिंग नोन एज रिस्क प्रीमियम, बराबर। तो आप रिस्क प्रीमियम के तहत कुछ थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट मेरे से मांगोगे। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मुझे थोड़े हायर रेट पे लोन लेना पड़ेगा, ठीक है? तो लोग लेते हैं 5% पे। अब क्योंकि मैं रिस्की कंपनी हूं, तो मेरे जैसे कंपनी को लोन मिलता है 8% पे। वो ये कहने का ट्राई कर रहा है कि फिक्स्ड कूपन 8% विच इज कंसिस्टेंट विद मार्केट रेट फॉर बॉन्ड्स विद सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक। आप जैसी कंपनी को लोन रेस करना है तो 5 पे नहीं मिलेगा, 8 पे मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिस्क फ्री रेट 5% हुई, प्रीमियम मेरी जैसी कंपनी के लिए 3% हो गया, तो इसलिए मेरे को 8% पे लोन मिला। तो मेरा कूपन भी ये है और मेरा मार्केट रेट भी ये है। बस ये बोला कि मार्केट रेट डिराइव कैसे हुई, रिस्क फ्री रेट 5% थी, आपने प्रीमियम जोड़ा रहेगा 3% का, 8% की रेट आ गई। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है सर, ठीक है। अब क्या बोलता है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, अब जो भी कारनामा हो रहा है फर्स्ट ईयर के एंड पे हो रहा है, बोलता है एसओएफआर हैज डिक्रीज टू 4.5%। व्हाट इज एसओएफआर? एसओएफआर अपनी रिस्क फ्री रेट थी, वो 5% से गिरकर 4.5% हो चुकी है। सर अगर रिस्क फ्री रेट 4.5% हो गई, तो जो फाइनल मार्केट की रेट है, तो जो आपका ईआईआर है, मार्केट रेट है, वो भी तो कम होना चाहिए ना ईयर एंड पे। तो रिस्क फ्री रेट 4.75 हो गया। मैं नहीं बोलता, क्वेश्चन बोलता है। अब मान लो मैं उतनी ही रिस्की कंपनी होता, जितना रिस्की मैं पहले था उतना ही रिस्की होता, तो अब मुझे जो कैश फ्लोज है वो 8% पे नहीं 7.75% पे डिस्काउंट करने चाहिए थे, ये मानकर कि मेरा फाइनेंशियल लायबिलिटी एफईटीपीएल वाला है, बराबर। पहले मान, इसमें देखो एक और दिक्कत ये है कि बोला ही नहीं कि अपना फाइनेंशियल लायबिलिटी एफईटीपीएल वाला है, ठीक है? बोला ही नहीं है किधर भी, ठीक है? तो थोड़ा बहुत दिक्कत तो है, बट दिक्कत छोड़ दो। अब मान ला कि मेरा जो लोन है, मेरा जो बॉन्ड इशू कर रहा हूं, ये एफईटीपीएल वाला है, किधर बोला है? नहीं, मान लेना एफईटीपीएल वाला है, ठीक है? तो जब मैंने बोरो किया तब मार्केट में रेट 8% थी। अब ईयर 1 के एंड पे आपका रिस्क फ्री रेट चेंज हुआ, तो मार्केट रेट भी चेंज होनी चाहिए। और क्योंकि आप एफईटीपीएल पे हो,
तो इस मार्केट रेट से आपको फर्क पड़ेगा, आपकी फेयर वैल्यू बदलेगी, और ये जो फेयर वैल्यू में बदलावट है ये आनी चाहिए पीएनएल के अंदर। क्योंकि मैंने क्या बोला, जब भी मार्केट के रेट में चेंज होगा तो गेन लॉस कहां जाएगा, पीएनएल के अंदर। ठीक है सर, इतना तो हमको यहां तक क्लियर है क्या? मैं स्लो जाऊंगा, यहां तक क्लियर है? मार्केट में रेट बदली तो मेरी मार्केट की जो रेट है डिस्काउंट करने की वो बदलेगी, तो वो हो गई 7.75%। तो अब जो डिफरेंस है वो जाना चाहिए पीएनएल के अंदर। इसका जो डिफरेंस है दैट शुड बी ट्रांसफर टू पीएनएल, ये ध्यान रखना आप। ठीक है अब मैं आगे बढ़ जाता हूं, मैं मिटा दूं थोड़ा सा, दिख रहा नहीं इसलिए मैं मिटा देता हूं, वापस लिख दूंगा, टेंशन मत लो। फेयर वैल्यू ऑफ द बॉन्ड इज 15,38,110। दिस वैल्यू इज कंसिस्टेंट विथ एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 7.6%। भाई साहब दोगले लोग, क्या हुआ सुनना, 5% प्लस 3% मिला के 8% डे वन पे हुआ था, बराबर। ईयर वन के एंड पे ये हुआ 4.75%। अज्यूमिंग कि मेरे रिस्क में कोई चेंज नहीं है तो ये 7.75% ईयर एंड पे होना चाहिए था। बट कंपनी ने जो फेयर वैल्यू निकाली है वो ईयर वन के एंड पे निकाली है 7.6% के हिसाब से। इन्होंने 7.75 नहीं 7.6% के हिसाब से फेयर वैल्यू निकाली है। अब सर ये हुआ क्या है सुनना, मार्केट में तो रेट चेंज हुआ है, आपके रिस्क प्रीमियम में भी शायद कुछ चेंज हुआ रहेगा, इसलिए रेट 7.5 नहीं 7.6 लिया है। वापस से देखो, मार्केट में 5 का 4.75 होगा ये तो पता है, सिर्फ इतना ही चेंज होता तो रेट 7.75 लेनी चाहिए थी। बट शायद ये जो रिस्क प्रीमियम है ये भी चेंज हुआ है, ये भी 3% का कुछ तो कम हुआ है, इसलिए रेट 7.6% ली गई है, बराबर। ऐसा ही कुछ हुआ है इधर। ठीक है, अब एक काम करता हूं, मैं आगे ज्यादा कुछ पढ़ूंगा नहीं, मैं ना थोड़ा सोल्यूशन पे आऊंगा, क्योंकि है ना मेरे को इसको सॉल्व करा के दिखाना है आपको कि हो क्या रहा है इसके अंदर। प्लीज इधर ध्यान से देखना मेरे साथ में। अरे बेटा आईपैड इस समय पे बंद नहीं होते, काफी गंभीर मामला चल रहा है हमारा, इधर आओ। हाँ आईपैड को बोलो बंद नहीं होना है, इधर आ जाओ, चलो डर मत, आसान बना के दूंगा, सिर्फ लास्ट तक बैठना मेरे साथ पूरे क्वेश्चन में। ठीक है सुनना, सबसे पहले अपन इस क्वेश्चन का है ना, मैं आपको समरी देने का ट्राई करता हूं, सुन लो। था क्या पहले, बिफोर फर्स्ट डे पे, डे वन पे आरएफ 5% प्लस रिस्क प्रीमियम कितना 3%, ये मेरे कंपनी का था, ये एके का रिस्क था, आप एके में इन्वेस्ट कर रहे हो उसका रिस्क है, एके के बॉन्ड इशू हो रहा है उसका रिस्क है ये, तो रेट थी 8%। अब ईयर एंड पे आरएफ हो गया 4.75%, मान लो रिस्क में कोई चेंज नहीं है तो रेट क्या होनी चाहिए थी 7.75%। मैंने क्या कहा, ये जो मार्केट की रेट का चेंज हुआ, मार्केट रेट चेंज हुई ना, मार्केट में आरएफ चेंज हुआ ना, ये चेंज की वजह से जो भी इंपैक्ट है, ये चेंज का जो भी इंपैक्ट है जाना चाहिए पीएनएल के अंदर। रेट चेंज हुई तो प्रेजेंट वैल्यू का फेयर वैल्यू भी चेंज होएगा ना यार, जाना चाहिए पीएनएल के अंदर। अच्छा, लेकिन रेट क्वेश्चन में जो दी है ईयर एंड पे वो 7.6% के हिसाब से दी है। कितनी दी है मैंने नहीं बोला, ये देखो क्वेश्चन में बोला है कि एक्चुअली इन्होंने जब ईयर वन के एंड पे ढूंढा है फेयर वैल्यू तो 7.75 नहीं 7.6% के हिसाब से ढूंढा है, तो मार्केट में रेट हो गई है 7.6%। अब आरएफ तो 4.75 ही था, ये आपका बैलेंसिंग फिगर है। मैंने क्या कहा 7.6 हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट की रेट तो चेंज हुई है लेकिन आपका भी रिस्क प्रीमियम चेंज हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर निकालोगे तो ये आएगा 2.85% इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बराबर। ये जो चेंज है इसको बोलते हैं चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क। ये जो डिफरेंस है जाना चाहिए ओसीआई के अंदर। सर हाउ कम चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क, आपका जो रिस्क प्रीमियम है वो चेंज हुआ है, पहले वो 3% था, मतलब लोग को पहले आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए 3% एक्स्ट्रा रिटर्न चाहिए था। एक साल के बाद लोगों को आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने में 3% नहीं सिर्फ 2.85% एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, तो भी आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को तैयार है। तुम समझ रहे हो, पहले लोग आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते थे अगर आप उनको 3% एक्स्ट्रा दे रहे थे, तो अभी वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करने को रेडी है अगर आप सिर्फ 2.85% एक्स्ट्रा दोगे तो। ये जो चेंज हुआ है ना, ये चेंज का इफेक्ट जाता है ओसीआई के अंदर, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब अगर आपको ये बात समझ गई है, क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा है, मैं पूरा क्वेश्चन पहले पढ़ लेता हूं फिर सॉल्व कर लेता हूं, ये बात इंटरप्रेट कर लेना, अब कुछ नहीं बचा है, सुन लो आगे देखते क्या बोलता है। द रिमेनिंग कैश फ्लोज ऑन द बॉन्ड और 1,20,000 पर ईयर फॉर 9 ईयर्स। ये कैसे सर, एक्चुअली 10 साल का बॉन्ड था, 1 साल के एंड पे खड़े, वी आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, तो वहां से देखे तो 9 साल के कैश फ्लोज ही बचे, कूपन और प्रिंसिपल बचा है 15 लाख एट द एंड ऑफ 9th ईयर। These cash flows discounted at 7.6%, जो भी अमाउंट आया ठीक है। ABC assumes a flat yield curve that all changes in interest rates result from parallel shift in the yield curve and that changes in SOFR
और ओनली रेलिवेंट चेंजेस इन मार्केट कंडीशन। मतलब बेसिकली बोलता है कि जो आपका 5% से लेकर 4.75% हुआ, ये मार्केट का ही चेंज है। ठीक है, ये मार्केट का ही चेंज है, ये किसी और वजह से नहीं हुआ है। तो बाकी जो भी चेंज वो आपका हुआ रहेगा, बाकी जो भी चेंज हुआ मतलब अगर सिर्फ ये चेंज को गिनोगे तो रेट तो 7.75 होनी चाहिए। तो बाकी जो भी चेंज हुआ है वो शायद रिस्क प्रीमियम को लेकर हुआ है। एनीवेज आगे फिर आपको फॉलोइंग डिस्काउंटिंग फैक्टर में भी कंसिडर दिया हुआ है, 7.75% के हिसाब से दिया हुआ है। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन अगर पूरा पढ़ने जाऊँ तो क्वेश्चन के आखिर में बोलता है व्हाट इज द अमाउंट ट्रांसफर टू ओसीआई एट द एंड ऑफ ईयर 1। ओसीआई में कितना जाएगा, पीएनएल में कितना जाएगा पूछा गया नहीं, पूछा क्या, पूछा ओसीआई में कितना जाएगा। तो मैंने क्या बताया, जो ये दोनों रेट का फर्क है इसकी वजह से जो फेयर वैल्यू में चेंज है वो अमाउंट ओसीआई में जाएगा। पीएनएल का पूछता तो जो ऊपर 8 और 7.75 रेट में जो फर्क है उसका जो डिफरेंस है वो पीएनएल में जाएगा। ठीक है, मैं वापस बता दूं, इसमें ना काफ़ी इंफॉर्मेशन मिसिंग है कि ये बॉन्ड एफईटीपीएल वाला है, ये नहीं बताया है ना। जब आप सोल्यूशन भी देखोगे तो ये जो मैंने ज्ञान दिया ना ये किधर लिखा ही नहीं हो ज्ञान के अंदर, आपको समझेगा भी नहीं किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो एक काम करते पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, है ना, फिर मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दोबारा रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, अब कुछ बचा नहीं है, सुन लो कैसे सॉल्व करेंगे सर, स्टेप वाइज अप्रोच ही फॉलो करते, एकदम बेसिक है। सबसे पहला मैं थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ, सुनना। कैश फ्लोज बनाएंगे, जो बॉन्ड्स है वो अपने लिए फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, तो कैश फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से ईयर 0 में बताओ कितना इनफ्लो आया है, 15 लाख का आया है। ईयर 1 से लेकर 10 तक कितना कूपन भरना है, 8% के हिसाब से आपको कूपन भरना है, तो 15 लाख पे 8% आएगा 1.2 लाख पर एनम। और 10th ईयर के एंड पे आपको 15 लाख दोबारा रीपे करना है इन द फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल। ठीक है, फिर अपना नॉर्मली स्टेप नंबर 2 क्या होता है, अपना स्टेप नंबर 2 होता है कि हम फेयर वैल्यू निकालें। ठीक है, तो स्टेप नंबर 2 इज फेयर वैल्यू कंप्यूट करना, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। अब थोड़ी बुद्धि लगाओ, कूपन डे 1 पे 8% था, मार्केट रेट दैट इज योर ईआईआर डे 1 पे 8% था, तो कितना भी निकाल लो फेयर वैल्यू, आपकी फेयर वैल्यू 15 लाख ही आती। ठीक है, फिर स्टेप नंबर 3, कुछ डिफरेंस तो है नहीं, हम बोलते हैं ईआईआर कितना है, ईआईआर आपका डे 1 पे तो 8% ही था। ठीक है, ये डे 1 पे बाद में चेंज हुआ, बाद में देखते हैं। फिर हम बनाते हैं स्टेप नंबर 4 एलएटी। ठीक है, तो एलईटी कैसे बनाते हैं, ईयर ओपनिंग इंटरेस्ट रीपेमेंट, रीपेमेंट और क्लोजिंग। ईयर 1 ओपनिंग कितना है 15 लाख, इंटरेस्ट एट द रेट, यहां फर्स्ट ईयर में तो कूपन ईआर सेम था ना, तो वो 1.2 लाख होता, रीपेमेंट भी आपका कूपन का 1.2 लाख ही है, तो क्लोजिंग 15 लाख आता। ये कैरिंग अमाउंट है ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी ईयर 1 के एंड पे। बट ये जो कैरिंग अमाउंट है ये अज्यूमिंग है कि मार्केट का रेट 8% है। समझता है, समझता है सर। अब क्वेश्चन में गिवन क्या है, व्हाट इज द गिवन इंफॉर्मेशन इन द क्वेश्चन। ईयर 1 के एंड पे, ईयर 1 के एंड पे क्या हो चुका है, रेट हो चुकी है 7.6। ईयर 1 के एंड पे मार्केट रेट, ईयर 1 के एंड पे मार्केट रेट कितनी है 7.6%। ये मैं बोल रहा हूं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है, ये ओवरऑल मार्केट रेट। ठीक है, फेयर वैल्यू कितना है इसका, अगर ईयर 1 के एंड पे आप 7.6% के हिसाब से निकालोगे, क्वेश्चन में दिया हुआ है फेयर वैल्यू कितना है, वो आप निकालने मत बैठ जाना। क्वेश्चन में बोला था व्हेन दे रिवाइज द अमाउंट एज पर 7.6 इट केम टू 1538,110। मैं लिख देता हूँ 1538,110, मतलब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी 15 लाख से बढ़कर हो गई 1538,110। क्यों, रेट गिर गया ना, रेट गिर गया तो लायबिलिटी बढ़ जाती है, बराबर। अब ये जो डिफरेंस है इसकी एंट्री तो मारोगे ना, कहां जाएगा डिफरेंस, एफईटीपीएल का है तो जाना चाहिए पीएनएल के अंदर, लेकिन यही तो बात लिखाई थी आपको, जो भी डिफरेंस आ रहा है बिकॉज ऑफ मार्केट चेंज उतना जाएगा पीएनएल में, जो भी डिफरेंस आ रहा है तुम्हारे क्रेडिट रिस्क में चेंज होने की वजह से वो जाएगा ओसीआई में। इनको ये वाला अमाउंट चाहिए। अब ये कैसे निकाले, सिंपल है, देखो आपके पास 8% का जो अमाउंट था 15 लाख वो तो है ही, 7.6% वाले का भी आपके पास फेयर वैल्यू दिया हुआ है, आपको एक और निकालनी पड़ेगी वैल्यू, ये वाली 7.75 के हिसाब से। सर क्यों, ध्यान से देखो ना, 8 से जब 7.75 हुआ ये डिफरेंस आता है पीएनएल में, बराबर, और 7.75 से जो रेट 7.6 हुई ये डिफरेंस जाता है ओसीआई के अंदर। मेरे को ये वाला अमाउंट चाहिए, बराबर। तो मेरे पास 7.6% का तो फेयर वैल्यू है, मेरे को 7.75 वाले का भी फेयर वैल्यू लगेगा, ताकि मैं बता सकूं ओसीआई में कितना जाएगा। सिर्फ डिफरेंस पूछते हैं ना तो मैं बोलता था 8 का 15 लाख है, 7.6 का 1538 है, डिफरेंस इतना है बता दिया। बट वो ओसीआई का डिफरेंस पूछ रहे, ओसीआई का डिफरेंस के लिए आपको ये वाले का भी जवाब निकालना पड़ेगा। निकाल लो, अगर आप
मार्केट रेट, अगर आप मान लो इफ मार्केट रेट कितनी होती 7.75%। सर 7.75 ले ही क्यों रहे इन द फर्स्ट प्लेस? ये मान के कि मेरे क्रेडिट रिस्क में चेंज नहीं होता, सिर्फ मार्केट के रेट, मार्केट के उसमें चेंज होता, तो वैल्यू क्या आती? बराबर। तो इसकी आप निकालोगे फेयर वैल्यू कब? ये फेयर वैल्यू आप निकालोगे ईयर 1 के एंड पे। देखो वी आर स्टैंडिंग एट ईयर 1 का एंड। कैसे निकालोगे फेयर वैल्यू? कुछ नहीं, अब सिंपल है, 1.2 लैक्स इंटू एन्युटी फैक्टर ऑफ 9 ईयर्स एट द रेट 7.75%। सर वाई 9 ईयर्स? बिकॉज हम ईयर 1 के एंड पे खड़े हैं। टोटल कैश फ्लोज देख लो कितने थे, 10 साल के कैश फ्लोज थे, 1 साल तो बीत चुका, तो बचा 9 साल का कैश फ्लोज। और फिर आप बोलोगे कितना अमाउंट था प्रिंसिपल? 15 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 9th ईयर एट द रेट 7.75%। ये सब फिगर्स है ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। ये एन्युटी फैक्टर 9 साल का कितना है ना, 9th ईयर का कितना है, वो सब दिया हुआ है आपको। तो ये मल्टीप्लाई करोगे, आपको एक फेयर वैल्यू का अमाउंट आएगा, बताता हूँ कितना है। आपका फेयर वैल्यू का अमाउंट आएगा 15,23,940, बराबर 15,23,940। अब क्या बोला था मैंने? 7.75% और 7.6%, ये दोनों का डिफरेंस का जो चेंज है, इट इज बिकॉज ऑफ ए चेंज इन ओन क्रेडिट रिस्क। ये डिफरेंस जाएगा ओसीआई में। तो ये जो दो डिफरेंस है, बराबर, ये जाएगा ओसीआई के अंदर। आईसीआई ने इतना निकाल के छोड़ दिया है। आईसीआई बोलता है डिफरेंस कितना है, डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो इट इज 1538,110 माइनस 1523,940 विच इज 14,170। ये जाएगा ओसीआई में। बट ऐसे तो ना समझता सर अपने को, ये क्या ओसीआई में जाएगा, एंट्री तो मार के दिखाओ। अब आपको मैं एंट्री मार के दिखाता हूँ, ठीक है? मैं इसको एज इट इज छोड़ता हूँ, मैं आपको एंट्री मार के दिखाता हूँ। एंट्री कैसे आएगी सुनना। आपका जो कैरिंग अमाउंट ईयर 1 के एंड पे था वो 15 लाख था, बराबर। दिस वॉज एज पर 8% का मार्केट रेट, बराबर। फिर आपका अगर 7.75% के हिसाब से निकाला तो आपने फेयर वैल्यू निकाली, वो आपकी फेयर वैल्यू आई 15,23,940। और जब आपने फेयर वैल्यू निकाली 15,38,110, ये आई आपकी एज पर 7.6%। तो अब मैं यही बताने का ट्राई कर रहा हूं, ये दो जो डिफरेंस है, ये जो दो रेट का डिफरेंस है, ये जाएगा आपके पीएनएल में, और ये जो दो रेट का डिफरेंस है ये जाएगा आपके ओसीआई में। सर ऐसा क्यों? पहला जो चेंज है इट इज बिकॉज ऑफ जो आरएफ चेंज हुआ है, जो आपका रिस्क फैक्टर चेंज हुआ है। जो दूसरा चेंज है दैट इज बिकॉज योर आरएम हैज चेंज, रिस्क प्रीमियम हैज चेंज। तो दूसरे वाले चेंज का इम्पैक्ट ओसीआई में जाना चाहिए, बराबर। तो अगर मेरे को एंट्री मारनी हुई तो मेरा लोन टोटलिटी में 15 लाख से 1538 पहुंच चुका है, तो मेरा एंट्री रहेगा टू लोन अकाउंट लाइबिलिटी टू बॉन्ड्स। बॉन्ड्स की फेयर वैल्यू बढ़ जाएगी आपकी, बराबर। 38,110 कैसे आया? 15 से 38,110 पहुंच गया ना, वहां से आया। अब इसमें से थोड़ा अमाउंट पीएनएल में, थोड़ा अमाउंट ओसीआई में। कितना पीएनएल में लिखा हुआ है ना, जो पहला डिफरेंस है वो पीएनएल में, दैट इज 23,940 पीएनएल में। और जो दूसरा डिफरेंस है ये ओसीआई में, दैट इज 14,170 ओसीआई में है। ये रहा कंसेप्ट, ये रहा क्वेश्चन। और आई थोड़ा सा मुझे ऐसा अजीब लगता है, एज अ स्टूडेंट ऑल्सो आई फील फॉर यू that such kind of question are included in the RTP rather than being included in the module, है ना। मॉड्यूल में डालो ना कंसेप्ट, मॉड्यूल में डालो ना क्वेश्चन। अब अगर आप देखोगे ना, ये जो मैंने बताया कि ओन क्रेडिट रिस्क का जो चेंज है वो यहाँ जाना चाहिए, वहाँ जाना चाहिए, आप इनका सोल्यूशन अगर पढ़ोगे ना, इन्होंने कुछ स्टेप वाइज करके तो दिया हुआ है, बट इन्होंने कितना निकाल के दिया हुआ है जरा देखना। इन्होंने सिर्फ इतना ही निकाल के दिया हुआ है कि आपका भाई कुछ तो वर्किंग किया हुआ 8% के हिसाब से, फिर 7.75 के हिसाब से निकाला, फिर ये जो फेयर वैल्यू आई इसको इन्होंने जो गिवन फेयर वैल्यू इससे कंपेयर कर लिया, और बोला भाई ये अमाउंट जाएगा ओसीआई में। अगर आप देखोगे ना, ओन क्रेडिट रिस्क वगैरह ज़्यादा बात नहीं किया उस बारे में, अगर आप पढ़ोगे तो कुछ स्टेप वाइज निकाल के दे दिया है, जहाँ से क्वेश्चन छापा वहाँ से सोल्यूशन भी छापा, ऊपर नीचे का कंसेप्ट छापना भूल के लगता है, ठीक है। बट एनीवेज बुराई का क्या मतलब नहीं है, कुछ जो है ये है, प्लीज़ आप ध्यान रखना इस चीज़ का। आई होप तुमको समझता है ये वाला पार्ट, के एक बार ज़रा देखोगे। मैं आपको एक बार रिवाइज कराऊँ ये क्वेश्चन, पूरा पूरा रिवाइज कराऊँ, समराइज कराऊँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इसमें हुआ क्या है, सबसे पहले मान लो ये फाइनेंशियल लायबिलिटी एफईटीपीएल वाला है, मान लेना, ठीक है। अब जब इसमें चेंज होता है तो चेंज अगर मार्केट रेट की वजह से हुआ है, डिफरेंस जाएगा पीएनएल में। अगर चेंज क्रेडिट रिस्क की वजह से हुआ है, डिफरेंस जाएगा ओसीआई में, ठीक है। अब हुआ क्या, रेट पहले डे 1 पे ये थी, ये रहा मार्केट का रेट, ये रहा रिस्क प्रीमियम। अब जब इसमें चेंज हुआ तो इसका डिफरेंस जाना चाहिए पीएनएल के अंदर, बट फिर भी रेट 7.75 नहीं दी, क्वेश्चन में 7.6 दिया है। तो ये जो चेंज हुआ है ये हुआ है बिकॉज ऑफ योर ओन क्रेडिट रिस्क। इसका जो फर्क है वो जाना चाहिए ओसीआई में। अब कुछ नहीं, 8% के हिसाब से
ईयर 1 के एंड पे वैल्यू मेरे को पता थी, 7.6 वाली वैल्यू इन्होंने दे रखी थी, 7.75 वाली वैल्यू मैंने निकाल ली। ठीक है, तो जो इन दोनों का फर्क था 7.75 से 7.6 जो हो गया ना, ये फर्क है बिकॉज ऑफ आवर ओन क्रेडिट रिस्क, वो जाएगा ओसीआई में। ये मैंने लिख के दिया हुआ है कौन सा फर्क किस वजह से। ठीक है, और जो बाकी फर्क है वो जाएगा पीएनएल में। तो थोड़ा और बेटर समझाने का नीचे करके दिया हुआ है, 15 लाख था 8% के हिसाब से, 7.75 जब से मार्केट का रेट बदला तो अमाउंट इतना हो गया, ये डिफरेंस पीएनएल में बराबर। जब 7.75 से 7.6 हो गया, ये जो बदला ये तुम्हारे क्रेडिट रिस्क में चेंज हुआ, ये डिफरेंस ओसीआई में। बस इसके आपको एंट्री मार्क के दिए, सोल्यूशन ओवर। आई होप मैंने कुछ 20-25 मिनट लिए सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए। आई होप दिस वाज यूजफुल फॉर यू, आई होप दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। ओके, टेंशन मतलब ऐसे नए क्वेश्चन एग्जाम में देखकर डरना नहीं है, टैकल कैसे करना लास्ट में बात करूंगा। अब अपन अगले क्वेश्चन में आगे बढ़ जाते हैं। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? परफेक्ट। अब आएगा अगला क्वेश्चन जो कि अगेन है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर ही। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन ऑलरेडी है लेकिन फिर भी मैं सॉल्व कराऊंगा बिकॉज इसमें आपको तकलीफ थोड़ी सी हो सकती है। सुनना क्या है, ये बेसिकली पता है कौन से कंसेप्ट पे, एक कंसेप्ट होता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में, अर्ली कन्वर्जन ऑफ सीएफआई, जहां आप अर्ली कन्वर्जन करते हो। ठीक है, सीएफआई का, तो उसमें आपको मैंने सिखाया था, मैं रिवाइज कराऊंगा, टेंशन मत लो। इसमें अभी नॉर्मली हमारा जो इंटरेस्ट होता है वो ईयरली इंटरेस्ट होता है। यहाँ बस फर्क इतना है, जो भी इंटरेस्ट वगैरह अपने को पे करना दैट इज हाफ ईयरली, बराबर। कितना है वो? हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। अपन पढ़ेंगे तो समझेगा आपको, दैट इंटरेस्ट इज पेबल ईयर हाफ ईयरली, ध्यान रखना। तो अच्छा क्वेश्चन है, साथ में पढ़ते खत्म करते। लिखा है ऑन 1 April 11 A Limited issued 10% convertible debentures with a face value 100 maturing on 31st मार्च 2011। इशू कब किया है? 2001 में, मैच्योर हो रहा 2011 में, 10 साल का डिबेंचर है, कन्वर्टेबल डिबेंचर है। ठीक है, आगे अब कन्वर्टेबल में देखना ऑप्शन किसके पास है। बोलता है डिबेंचर इज कन्वर्टेबल एट द ऑप्शन ऑफ द होल्डर। होल्डर के पास ऑप्शन है तो इंटरेस्ट भी एफएल होगा, प्रिंसिपल भी एफएल होगा, खत्म कहानी। कन्वर्जन प्राइस वगैरह दे रखा है। ठीक है, इंटरेस्ट इज पेबल हाफ ईयरली, यही तो गेम है इसके अंदर। करते बड़ा सिंपल है, हाफ ईयरली में कुछ नहीं, कूपन भी आधा कर दो और जो आपको मार्केट रेट दिया रहेगा वो भी 6 महीने का कर दो। मतलब मान लो कूपन 10% है तो कूपन मानने का साल भर का 10% है तो 6 महीने का 5% होगा। ठीक है, मार्केट रेट साल भर का 11% है तो 6 महीने का 5.5% रहेगा। ये बुद्धिमानी वाले काम करो, क्वेश्चन एकदम सिंपल है, मैं करवाता हूँ, आ जाओ। तो आपने को दे रखा है एट द डेट ऑफ इशू ए कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डेट विद अ 10 ईयर टर्म बेरिंग, मार्केट का रेट 11% है। ऑन 1 April 16 मतलब कितने साल बाद? एग्जैक्ट 5 साल बाद। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स हैव अ फेयर वैल्यू ऑफ 1700। वो डिवेंचर का आपको फेयर वैल्यू दे रखा है कितना? 1700 रुपया। आगे देखते हैं। ए मेक्स अ टेंडर ऑफर टू द होल्डर ऑफ द डिवेंचर्स टू रीपर्चेज द डिवेंचर फॉर 1700 विच द होल्डर्स एक्सेप्ट, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। ऑन डेट ऑफ परचेज ए कुड हैव इशूड नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, मतलब जिस दिन आपने कन्वर्जन ऑप्शन दिया है उस दिन का भी आपको मार्केट का रेट दे रखा है 8%। हाउ डज ए अकाउंट फॉर द री परचेज? दिस इज बेसिकली नथिंग बट अर्ली सेटलमेंट, अर्ली सेटलमेंट ऑफ सीएफआई। ठीक है, इस कंसेप्ट पे बेस्ड है। मेरी किताब का रेफरेंस हो तो एमटीबी आरटीबी का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, बट उसमें फर्क ये था, उसमें ईयरली इंटरेस्ट है, इसमें हाफ ईयरली इंटरेस्ट है। करना सिखाता हुआ आ जाओ। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्वेश्चन देखने का, आंख बड़ा करने का और बोलने का स्टेप फॉलो करना है सर, आ जाओ। तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 है। ठीक है सर इसको एलडीआर मार्क करेगा, सिंगल स्टार दे दो, एलडीआर का जरूरत नहीं है मुझे लगता है बिकॉज आपको आता है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप नंबर 1, वेरी गुड, कैश फ्लोस। ऐसा बोलते हुए चलो, हो सके साथ साथ में कर लो। ठीक है, स्टेप नंबर 1 कैश फ्लोस बनाएंगे सर। अच्छा, कैश फ्लोस के पहले लिख देना, ये जो कन्वर्टेबल डिवेंचर है ये अपने लिए फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इशू किया अपन ने, तो इसमें जो इंटरेस्ट है वो आपका एफएल होता है, इसमें जो प्रिंसिपल है वो आपका एफएल होता है, बट इसमें एक और कंपोनेंट है सेविंग्स इन इंटरेस्ट। सर सेविंग्स इन इंटरेस्ट कहां से आया? आप ध्यान से देखो, आपने डिवेंचर कितने में इशू किया है? आपने डिवेंचर 10% में इशू किया जबकि मार्केट में रेट 11% है, बराबर। तो आपने कुछ सेविंग किया ना, दैट सेविंग्स इन इंटरेस्ट इज योर इक्विटी कंपोनेंट। और क्योंकि ये इक्विटी कंपोनेंट है, ये आपका इंस्ट्रूमेंट बन जाता है सीएफआई, कंपाउंड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। क्लास में सिखा रखा है, यस सर। अब आजा फटाफट से, क्या बोलता है देखना, ईयर 0 में आप कैश फ्लो देखते हुए चलना, कितना पैसा मिला है डिवेंचर रेस करने पे? तो अपने को डिवेंचर रेस करने पे मिला 1000 रुपया, फेस वैल्यू पे इशू किया है। उसके बाद ईयर 1 से लेकर 10 तक आपको क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा, कूपन मिलेगा, बट कूपन हाफ ईयरली है। तो नॉर्मली 10% का रेट तो 100 रुपया होता है, तो मैं ऐसा लिखूंगा, मुझे मिलेगा ₹50 फॉर 6 मंथ्स, और ये मुझे हर साल में 2 बार मिलेगा। पहले 6 महीने में 50 रुपया, अगले 6 महीने में 50 रुपया। तो इसके मुझे टोटल 20 इंस्टॉलमेंट्स मिलेंगे। सर 20 कैसे? 10 साल का डिवेंचर है ना, तो 6 महीने में एक बार मिलेगा, तो 20 इंस्टॉलमेंट मिलेगा। और फिर आपको 10th ईयर के एंड पे 1000 रुपया आपको रीपे करना पड़ेगा, ये आपको रीपे
ठीक है, रीपेमेंट में फेस वैल्यू लेना, कन्वर्जन प्राइस वगैरह मत लेना। क्वेश्चन में बोलोगे सर ये कन्वर्जन प्राइस दिया था वो 25 रुपए का, उसको क्या करना है? वो कुछ नहीं करना है। वो कन्वर्जन प्राइस कब काम आएगा? जब आप क्या करोगे, जब आप इक्विटी दोगे। ठीक है, और जब ऑप्शन होल्डर के पास होता है तो मैं तो प्रिंसिपल को एफएल मान के अकाउंटिंग करता हूँ, ध्यान रखना। सर प्रिंसिपल को इक्विटी मानते तो फिर यहाँ नील आता, नील कुछ नहीं आता। बट इक्विटी कब मानेंगे? जब या तो कंपलसरी कन्वर्टेबल है या ऑप्शन इशूअर के पास है। ठीक है, एनीवेज यहाँ ऑप्शन किसके पास था? यहाँ ऑप्शन होल्डर के पास था। जस्ट रिमेंबर दिस। ये स्टेप नंबर 1 होगा, कहानी खत्म। अब मजा आएगा स्टेप नंबर 2 के अंदर। मैंने बताया था सीएफआई वाले केस में हम फेयर वैल्यू अज्यूम करें, कंप्यूट करें, हमेशा कंप्यूट करना इन केस ऑफ सीएफआई। तो आप निकालोगे स्टेप नंबर 2, फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी। कैसे निकालोगे? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज डिस्काउंटेड एट ईआईआर। सर यहाँ तो लफड़ा है, ईआईआर साल भर का दे रखा है लेकिन पेमेंट तो हाफ ईयरली हो रहा है। अरे कुछ नहीं, सिंपल है, सुनना। कूपन अमाउंट कितना है? 50। तो 50 रुपीज इंटू, हम नॉर्मली क्या बोलते हैं? एनुइटी फैक्टर ऑफ 10 ईयर्स, है ना? या 10 ईयर्स मत बोलो, ऐसा बोलो एनुइटी फैक्टर ऑफ 20 इंस्टॉलमेंट्स। 20 इंस्टॉलमेंट्स बराबर एट व्हाट रेट? वो जो आपको रेट दे रखी है ना, द रेट विच इज गिवन, द रेट इज गिवन एज हाउ मच? 11%। दिस इज पर एनम का रेट। आप इसको 6 महीने का निकालने जाओगे तो डिवाइड बाय 2 कर देना, तो 6 महीने का रेट है 5.5%। मतलब ईयरली इंटरेस्ट का कूपन 10% है और उसका ईआर 11% है। बट हाफ ईयरली का कूपन 5% है। हाफ ईयरली का कूपन पर 6 मंथ का, पर 6 मंथ का 5% है, और एक एक इंस्टॉलमेंट का ईआईआर 5.5% है। सिंपल लॉजिकल चीज है ये, ध्यान रखना। ठीक है, तो अपन कैसे करेंगे? हम बोलेंगे 50 इंटू एनुइटी फैक्टर ऑफ 20 इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट 5.5%। यार आधा कर दो यार, प्लस 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 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 20th इंस्टॉलमेंट एट द रेट 5.5%। इन शॉर्ट आप इसको मानो ही मत, 10 साल का इंस्ट्रूमेंट है, आप मानो 20 इंस्टॉलमेंट का इंस्ट्रूमेंट है। साल का नहीं, इंस्टॉलमेंट का मान लेना। ठीक है, अब कुछ नहीं, या ऐसा मान लो 20 साल का इंस्ट्रूमेंट है, सिंपल। अब एनुइटी फैक्टर निकालना आता है कि नहीं आता है? आप क्या बोलोगे? 1/1/1 1/1.055 इक्वल टू 20 टाइम्स हमारा, 20 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बराबर। मल्टीप्लाई करना उसको 50 से, मल्टीप्लाई बाय 50, उसको एम प्लस में डाल देना, और उसके बाद 1000 को 20th ईयर के 5.5% का जो डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना। तो आपको कुछ जवाब आएगा, मैं मेहनत नहीं कर रहा, वो आपका जवाब अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा 940.25 अप्रोक्स। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ईयर। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया। आपके पास कोई दूसरा तरीका है, दूसरा तरीके से कर लो, आंसर सेम आना चाहिए भाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपका स्टेप नंबर 2 हो गया। अप्रोक्सीमेशन का फर्क का मार्क्स नहीं कटेगा, डोंट वरी अबाउट इट। स्टेप नंबर 3 इज इक्विटी कंपोनेंट। स्टेप नंबर 3 क्या आपका? इक्विटी कंपोनेंट है। सर इक्विटी कंपोनेंट क्या रहता है? आपका ट्रांजैक्शन प्राइस माइनस योर फेयर वैल्यू ऑफ एफएल। ट्रांजैक्शन प्राइस 1000 है, फेयर वैल्यू ऑफ एफएल 940.25 है, तो आपका इक्विटी कंपोनेंट रहेगा 59.75 इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एकदम बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपका रहेगा स्टेप नंबर 4। आपका स्टेप नंबर 4 क्या रहेगा? ई आई आर, दैट इज हाउ मच? 11% पर एनम, या फिर एक्चुअल में आपको ऐसा बोलना चाहिए 5.5% पर 6 मंथ्स, पर 6 मंथ, सिंपल। उसके बाद स्टेप नंबर 5 बनाओगे आप एलएटी। अब एलएटी कितना बना है? आपको एलएटी 10 इंस्टॉलमेंट का बना के छोड़ना चाहिए, 10 साल का नहीं, 10 इंस्टॉलमेंट का। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 ईयर्स के बाद, आफ्टर 5 ईयर्स इट इज गेटिंग कन्वर्टेड, सॉरी इट इज गेटिंग सेटल्ड अर्ली, 5 साल के बाद। तो आपको यहां तक का एलएटी बनाना है। तो एलएटी 5 साल का बनेगा, या तो 5 साल बोलो या 10 इंस्टॉलमेंट बोलो। तो आप 10 इंस्टॉलमेंट का बनाओ, एक्चुअली ईजी रहेगा आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखना। तो एलएटी तो बेसिक काम है, बनाने में टाइम वेस्ट मत करो, बना के लाओ आपके लिए। ठीक है, हटाओ इसको। ये देखो, इसमें ना अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं? ईयर, ओपनिंग, इंटरेस्ट, रिपेमेंट, क्लोजिंग। ईयर के बदले यूज द वर्ड इंस्टॉलमेंट। ठीक है, तो डेट लिख सकते हो इंस्टॉलमेंट का 6 महीने के गैप में, या फिर लिख दो। तो 1 का ओपनिंग, ये 5.5%, ये इंटरेस्ट अपन कौन सा लेते हैं? ई आई आर वाला इंटरेस्ट लेते हैं, बराबर। फिर रीपेमेंट निकालोगे, फिर क्लोजिंग करोगे। ऐसे करते करते 10 इंस्टॉलमेंट तक आना। 10 इंस्टॉलमेंट मतलब ये 31 मार्च 16 तक का आपको वैल्यू आ जाएगा। ये किसका वैल्यू है? ये आपके फाइनेंशियल लायबिलिटी का वैल्यू है। सर इस दिन तक क्यों किया? पूरा 20 इंस्टॉलमेंट सॉल्व क्यों नहीं किया? क्योंकि इसी दिन पे तो हो रहा है ना अर्ली सेटलमेंट।
क्या हो रहा है, अर्ली सेटलमेंट। सबको समझा, एकदम समझ गया सर, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। चलो अच्छा, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आपको अर्ली सेटलमेंट आता है गाइस। आरटीपी तब करना जब सिलेबस पढ़ रखा है, स्टैंड मत मारना बिना पढ़ेगा देखने का, ठीक है। चलो एनीवेज, तो ये क्लियर है आप लोग को, एकदम क्लियर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब क्या करना है, आपने अर्ली सेटल कितने में किया है, 1700 रुपए में अर्ली सेटल किया हुआ है। यू हैव सेटल्ड इट अर्ली फॉर हाउ मच, 1700। अब अर्ली सेटलमेंट में क्या होता है, ये 1700 आपने दो चीज के लिए पे किया है, एफएल के लिए भी पे किया है और इक्विटी के लिए भी पे किया है। अब कितना किसके लिए पे किया है कैसे मालूम पड़ेगा अपने को, बस अपन वही निकालेंगे। अब वो अपन कैसे निकालेंगे ये प्लीज देखने का ट्राई करना। इधर सबसे पहले आप लिख देना, सुनना, एकदम इजी तरीका बताता हूं। अब अपन वो स्टेज पे आ गए जहां अपना हो चुका है अर्ली सेटलमेंट ऑफ सीएफआई। क्या हो चुका है, अर्ली सेटलमेंट ऑफ सीएफआई, ठीक है। दो कॉलम बना लो, एफएल और इक्विटी। अच्छा, सबसे पहले आपकी कैरिंग अमाउंट ऑन 1 अप्रैल 16 कितनी है, तो एफएल की तो ढूंढी है विद द हेल्प ऑफ एलईटी। कैरिंग अमाउंट इट इज हाउ मच, 962.32, 962.32। इक्विटी का अमाउंट क्या रहेगा, इक्विटी का अमाउंट डजंट चेंज, जो डे वन पे था वही उसी दिन पे पड़ा रहेगा, तो इट विल बी हाउ मच, 59.75। अब आप ये देखना आपने अर्ली पेमेंट करने के लिए कितना पैसा दिया है, तो मैं लिखूंगा टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट ऑन अर्ली सेटलमेंट, ऑन अर्ली सेटलमेंट इट इज हाउ मच, 1700। अब ये पेमेंट आपने दो चीज के लिए किया है, हल्का हल्का आपने पेमेंट एफएल के लिए किया रहेगा, हल्का हल्का आपने पेमेंट इक्विटी के लिए किया रहेगा। अब सर मुझे कैसे मालूम कि 1700 में से एफएल के लिए कितना पे किया और इक्विटी के लिए कितना पे किया, तो आप ये मत बोलना सर इस रेशियो में बांट दो सर, है नहीं, ऐसे नहीं करते। तुमको समझा, ये देखो ये मेरी कैरिंग अमाउंट है, अब इन दोनों को निपटाने के लिए 1700 का पेमेंट हो रहा है, तो 1700 में से एफएल के लिए कितना पे किया, इक्विटी के लिए कितना पे किया, डोंट डिवाइड इन दिस रेशियो। स्टैंडर्ड बोलता है ऐसे केस में हम ये निकाल सकते हैं हमने एफएल के लिए कितना पे किया है। सर ये कैसे निकालेंगे, इसके लिए आपको आज की रिवाइज्ड फेयर वैल्यू निकालनी पड़ती है, आपको निकालना पड़ता है रिवाइज्ड फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल लायबिलिटी। सर ये कैसे निकलता है, बड़ा सिंपल है, जो भी अपकमिंग कैश फ्लोज है, जो भी आने वाले फ्यूचर कैश फ्लोज है, मतलब आज से लेकर और कितने कैश फ्लोज बचे थे, उसको आप एक न्यू रेट पे डिस्काउंट करना। कौन से रेट पे, न्यू रेट पे, मतलब अभी कैश फ्लोज कितने बचे थे भाई, 10 इंस्टॉलमेंट खत्म हो गई, 10 इंस्टॉलमेंट और बाकी थी, तो इन फ्यूचर के 10 इंस्टॉलमेंट को ये 8% न्यू रेट पे आपको डिस्काउंट करना है। तो चलो मैं लिख के दिखाता हूं, सुनना। ये मैं क्यों कर रहा हूं, ताकि मुझे मालूम पड़ सके 1700 में से एफएल के लिए कितना पे किया है, ठीक है। मतलब रिवाइज्ड फेयर वैल्यू निकलती है ये जानने के लिए कि जो अर्ली सेटलमेंट पे पेमेंट हुआ है उसमें से एफएल के लिए कितना पे किया है, ठीक है। चलो हम करने का ट्राई करते हैं। ये तो पता है ना, 50 रुपए का 10 इंस्टॉलमेंट और बाकी था, तो लेना 50 इंटू एनुइटी फैक्टर ऑफ 10 ईयर्स, 10 हाफ ईयर्स, या 10 इंस्टॉलमेंट्स बोल दो, 10 इंस्टॉलमेंट्स एट द रेट, अब डोंट टेक 8%, 8% पर एनम था, 4% पर 6 मंथ है ना, तो वो लेना पर 6 मंथ, प्लस आने वाले कैश फ्लो में प्रिंसिपल का पेमेंट भी बाकी है ना, तो 1000 इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 10th इंस्टॉलमेंट एट द रेट 4%। कुछ नहीं, आप बैलेंस रिमेनिंग कैश फ्लोज का नए ईआर पे फेयर वैल्यू निकालो। सॉल्व करना आप लोग आता है, ठीक है, मैं मानता हूं, इसका आंसर आएगा 1081.10। वो कर लोगे, कल सी बात आएगा, टेंशन मत लो इसका, उसमें टाइम वेस्ट मत करो, समझने पे फोकस करो। तो 1700 में से हम मानेंगे 10810 आपने पे किया एफएल के लिए। सर इक्विटी के लिए कितना, इक्विटी का आएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, कि भाई 1700 में से हमने एफएल के लिए पे किया है 1081.10 बराबर, तो इक्विटी के लिए कितना पे किया रहेगा आपने, 618.90। दिस इज द बैलेंस विच इज पेड फॉर इक्विटी। सर ये अलग अलग निकालने का जरूरी है क्या, ऑफ कोर्स जरूरी है। सर क्यों जरूरी है, एंट्री मारूंगा ना, अब समझ आ जाएगा, ठीक है। अब सुनना क्या एंट्री मारनी है आपको, अब आपको सेटलमेंट की एंट्री मारनी है। एफएल को सेटल करने की एंट्री अलग होगी, इक्विटी को सेटल करने की एंट्री अलग होगी। सुनना, आप लाइबिलिटी को सेटल कर रहे हो, लाइबिलिटी खत्म कर रहे हो, तो एंट्री क्या मारोगे, लाइबिलिटी खत्म हो रहा है तो बोलना एफएल अकाउंट डेबिट, खत्म करने के लिए पैसा दे रहे हो ना तो बोलना टू कैश बैंक, ठीक है। अब लाइबिलिटी बाहर जा रहा है ना, बाहर हमेशा कैरिंग अमाउंट पे जाता है, येड़े की तरह फेयर वैल्यू मत लिख देना ये वाला, बाहर हमेशा
कैरिंग अमाउंट पे जाता है, कैरिंग अमाउंट लिख रखी थी आपने 962.32, तो आप लिखना इधर 962.32। अच्छा, सेटल करने के लिए पैसा कितना दे रहे हो, ये वो अमाउंट है जितना आपने पैसा दिया है 1081.1081.10। अब जब लाइबिलिटी सेटल करते हो ना तो डिफरेंस गोज इन पीएनएल। लाइबिलिटी कम ज्यादा होना इज अ पीएनएल का एडजस्टमेंट, ठीक है। तो जो भी डिफरेंस है आपका वो आएगा मेरे ख्याल से 119 अप्रॉक्स। करके देखो 962.32 माइनस 1081.10 विच विल गिव मी 118.78 अप्रॉक्स, ये जाएगा पीएनएल में, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड ना, ये क्या कहाँ चला गया भाई, आ जा रहे, झलक दिखला जा एक बार, आ जा, आ गया सर, आ जाओ इधर। उसके बाद इक्विटी को वो सेटल करेंगे, तो इक्विटी कंपोनेंट डेबिट करना, बिकॉज इक्विटी को भी खत्म करने के लिए डेबिट करेंगे। पेमेंट करे तो बोलना टू कैश बैंक। अब इक्विटी को जब खत्म करोगे ये भी बाहर कैरिंग अमाउंट पे जाएगा, दैट इज 59.75, बट पेमेंट कितना किया है 618.90। इक्विटी को खत्म करने का जो बैलेंस है वो पीएनएल से नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स से एडजस्ट होएगा या अदर इक्विटी से एडजस्ट होएगा। दैट विल बी हाउ मच, मैं करके देखूं 59.75 माइनस 618, 59.75 minus 618.90, this will give me 559.15 approx. This is your solution. तो मैं एक बार रिपीट कर दूं मैंने क्या करा, फटाफट से देख लो। अर्ली सेटलमेंट वाले क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन को दो टुकड़े के अंदर बांट दो। पहला है नॉर्मल स्टेप्स वाला अकाउंटिंग, इसमें बस फर्क कितना है 6 महीने का इंस्टॉलमेंट था, तो इसको ईयर वाइज मत करो, इसको इंस्टॉलमेंट बोला करो, है ना। और जब इंस्टॉलमेंट 6 महीने का है तो सारे रेट डिवाइड बाय 2 कर लेना। सर इंस्टॉलमेंट क्वार्टरली होता तो सारे रेट डिवाइड बाय 4 कर लेना, सिंपल, ठीक है, सॉल्व कर लिया। फिर एलईडी कब तक बनाओगे, जिस दिन आपका अर्ली सेटल हो रहा है उस दिन तक का, ठीक है। फिर अर्ली सेटलमेंट पे आप निकालो कैरिंग अमाउंट, एफएल का इक्विटी का लिख लिया सर। उसके बाद ये कैरिंग अमाउंट है, अब इसको निपटाने के लिए पेमेंट का 1700 होगा। 1700 के पेमेंट में से एफएल के लिए कितना, इक्विटी के लिए कितना, एफएल के लिए कितना करोगे वो निकाल सकते हो, जो भी इसका रिवाइज्ड फेयर वैल्यू है उतना पेमेंट एफएल के लिए करोगे, बचावा करोगे इक्विटी के लिए, ठीक है। बस एंट्री मारोगे, जब लायबिलिटी कम ज्यादा होती है तो डिफरेंस पीएनएल, जब इक्विटी कम ज्यादा होता है तो डिफरेंस रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट्स इट। रिवीजन के अंदर भी रिवीजन करवा दिया, मजा आ गया सर, खत्म हो गई कहानी इसकी, ठीक है। दैट वाज योर क्वेश्चन नंबर 13, दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 13 ऑल्सो, ठीक है, ये भी हो गया अपना। अब आएंगे 14 में। 14 इज सेम क्वेश्चन विच इज देयर इन इंडेक्स 103, मेरे ख्याल से इलस्ट्रेशन नंबर 11 है मेरी किताब का, वो आप देख सकते हो, जो सेम है उस पर टाइम वेस्ट मत करना प्लीज, ठीक है। उसके बाद आप आओगे इंडेक्स 103 वाले इस क्वेश्चन पे, ये भी सेम क्वेश्चन अपनी क्वेश्चन बैंक में है, दिस इज ऑल्सो देयर इन आवर क्वेश्चन बैंक, इवन आई फील दिस इज देयर इन 103 में, ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है। 103 इंडेक्स 12 में, आई गेस इंडेक्स 12 में होगा, देख लेना आप कहीं तो है ये, ठीक है। एनीवेज उसके बाद इंडेक्स 21 का ये वाला क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी सिमिलर क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेता हूं, देख लो क्या बोलता है। पी लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया ओन्स 70% इन फॉरेन एंटिटी, तो आपके एक फॉरेन सब्सिडरी है बेसिकली, ठीक है। आगे पी सेल्स इट्स एंटायर इन्वेस्टमेंट इन एस फॉर 3200, आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट था फॉरेन सब्सिडरी में, आपने वह इन्वेस्टमेंट बेच दिया, इसी को प्यार से बोलते हैं डिस्पोजल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल, डिस्पोजल विथ लॉस ऑफ कंट्रोल, ध्यान रखना। तो उसकी एंट्री मारनी होती है, एंट्री मारना सिखाता हूं, बड़ा सिंपल है, आगे देखते हैं क्या बोलता है, ठीक है। अच्छा, जब अपना 70% था तो एनसीआई कितना था, एनसीआई 30% था, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। आगे फिर बोलता है, अच्छा डेटा दे रखा है पर्टिकुलर्स में, नेट असेट एस के कितने वो दे रखा है, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व गेन, तो एस सब्सिडरी के नाम का कुछ एफसीटीआर का गेन पड़ा हुआ था, उस गेन में से मेरा शेयर 630 है, एनसीआई का शेयर 270 है। रिक्वायर्ड, हाउ डज एन एंटिटी अकाउंट फॉर द क्यूमुलेटिव ट्रांसलेशन एडजस्टमेंट ऑन डिस्पोजल ऑफ ए फॉरेन सब्सिडरी, जब फॉरेन सब्सिडरी डिस्पोज करोगे सबसे पहले आप डिस्पोजल की एंट्री मारोगे, सिंपल है। बेचोगे तो पैसा आएगा ना, तो आपको बोलना है बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, सबसे पहला। उसके अलावा जब आपने बेच दिया है तो सब्सिडरी के नाम का सब कुछ बाहर कर देना, बराबर। सब्सिडरी के नाम का क्या क्या होता है आपके पास, एनसीआई होता है, 30% एनसीआई था वो बाहर कर देना, ठीक है। उसके अलावा आपके पास आईएनए होता है, तो 100% आईएनए आप रिकॉर्ड करते हो तो आईएनए भी पूरे 100% बाहर होंगे, ये आप बाहर कर देना। उसके अलावा नॉर्मल गुडविल जीबीपी का अमाउंट भी होता है, यहाँ गुडविल होता है, डेबिट में जीबीपी होता है, बट मेरे पास अमाउंट अवेलेबल नहीं है, आई डोंट हैव द अमाउंट अवेलेबल, तो मैं मानूंगा वो था ही नहीं, जीरो था वो, ऐसा मान लेना, वरना लिख लेता मैं वो भी। और कुछ है, अच्छा कुछ इन्वेस्टमेंट रिटेन किया,
इफ यू रिटेन एन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट रिटेन भी आता है सर, वो इस केस में जीरो है, कुछ भी नहीं है, तो वो भी नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, चलो बेच के पैसा कितना आया था 3200। एनसीआई 30% कितना था, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इट वॉज 1200। उसके अलावा नेट असेट 100% कितने थे, इट इज 4000। तो आपका कुछ तो डिफरेंस आएगा, मेरे ख्याल से यहां डिफरेंस आएगा। सच डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू योर पी एंड एल। दैट्स इट, ये पहली एंट्री होती है। इसमें एक और एंट्री करनी होती है, जब आपका सब्सिडरी नहीं रहा ना, तो सब्सिडरी के नाम का जो एफसीटीआर का बैलेंस है वो करना पड़ता है रिक्लासीफाई। एक्चुअली एफसीटीआर का बैलेंस पहले जाता है ओसीआई आर में, वहां से वो अदर इक्विटी के अंदर जमा होता हुआ रहता है। तो जिस दिन सब्सिडरी हो गई डिस्पोज, तो जितना आपका हिस्सा है, देखो टोटल बैलेंस 900 था, बट आपका हिस्सा कितना है, कितना हिस्सा पेरेंट का है 630, बस उतना ही हिस्सा होगा रिक्लासिफाइड टू पीएनएल। वाई पीएनएल? बिकॉज ये ओसीआई आर का बैलेंस था। तो आप ऐसा बोलोगे एफसीटीआर अकाउंट डेबिट कितना 630 टू पीएनएल 630। बेसिकली आपने रिक्लासिफाई किया। क्यों? जब सब्सिडरी नहीं बची है तो उसका जो भी गेन लॉस वगैरह था वो सब हो जाएगा रिक्लासिफाइड टू पी एंड एल। ए सर दिस क्लियर टू एवरीवन? एकदम सिंपल है, कुछ है नहीं इसके अंदर, खत्म हो गई इसकी कहानी। उसके अलावा इंडेक्स 2 का एक क्वेश्चन है, ये भी अपन ऑलरेडी किया हुआ है, क्वेश्चन बैंक में है, अलग से देखने का जरूरत नहीं है। उसके अलावा एक कैश फ्लो वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये भी काफी लोग को डिफिकल्ट लगा रहेगा, बहुत सिंपल है, बट स्टिल इसको एलडीआर मार्क कर देना। एक्चुअली ये जिस कंसेप्ट पे क्वेश्चन है ना, उस कंसेप्ट को लेकर वैसी बहुत एम्बिग्विटी थी, तो अभी जो मैं इस वाले पार्ट में सॉल्व कराऊंगा उसी तरीके से आप एग्जाम में कराना प्लीज। ठीक है, चलो क्या बोलता है देखना। ओपनिंग बैलेंस शीट दिया हुआ है एज एट फर्स्ट, अच्छा ओपनिंग बैलेंस शीट एज एट 1 अप्रैल ऑफ एन इंडियन कंपनी विच अकाउंट्स फॉर इस ट्रांजेक्शन इन आईएनआर विच कंसिस्ट ऑफ कैश ऑफ ₹1 लाख। मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस 1 लाख था, शेयर कैपिटल 1 लाख था, बैलेंस शीट टैलीड, असेट 1 लाख, लाइबिलिटी इक्विटी साइड 1 लाख टैलीड। वाओ सर। कंपनी बोरोज अ लॉन्ग टर्म लोन लिया 30 सितंबर को $2200 का, रेट तब क्या थी 87। लोन बोरो करने की एंट्री मारो ना प्लीज एक बार। तो आपने 30 सितंबर को लोन लिया, जब लोन लेते हो तो पैसा आता है, बोलना कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू फॉरेन लोन। ठीक है, जब लोन जिस दिन लिया उस दिन के रेट पे रिकॉर्ड करोगे, पैसा तो इतना ही आया ना अपने पास, तो आप बोलोगे 2200 इंटू 87, दिस इज 191,400। प्लीज ध्यान से करना क्वेश्चन मेरे साथ ही है। उसके बाद बोलता देयर आर नो अदर ट्रांजेक्शंस ड्यूरिंग द ईयर। एक्सचेंज रेट बैलेंस शीट पे हो गई 85, रेट गिर गई। लाइबिलिटी में रेट गिरना फायदेमंद होता है। अब एएफएम वगैरह इतना तो पढ़ा, इतना तो ज्ञान हो ही जाता है कि लाइबिलिटी में रेट गिरना इस फायदेमंद, बराबर, तो आपको गेन हो जाएगा। तो 31 मार्च को 31 मार्च 17 को आपको गेन होएगा, आप एंट्री मारोगे, गेन हो गया लाइबिलिटी पे, तो लाइबिलिटी हो जाएगी कम, तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन, टू एक्सचेंज गेन कितना रहेगा $2200, और पर डॉलर पे आपको ₹2 का गेन हुआ है, 87 माइनस 85, तो आपका गेन हो जाएगा ₹4400 का। ठीक है, 4400 का गेन हो जाएगा आपका। और जब आप ये गेन बुक करोगे, आपका लोन पहले 191,400 का था, अब वो लोन गिर गया 4,400 से, तो अब लोन बचेगा सिर्फ 1,87,000 का। वही नीचे की बैलेंस शीट में भी दिया हुआ है कि लोन अब 1,87,000 बचा है। वो कैसे बचा समझा? आया 194 का ही था, बट रेट गिर गई तो फायदा हो गया, तो लोन की वैल्यू गिर गई। एनीवेज, बट ये जो एक्सचेंज गेन है इसका कैश पे कोई इंपैक्ट नहीं है, देयर इज नो इंपैक्ट ऑन द कैश बैलेंस। ठीक है, आगे सर, आगे देखते हैं हम लोग। तो ये सब बैलेंस शीट में इफेक्ट भी दे रखा है कि पैसा तो बढ़ गया हमारे इतने से, रिटेन अर्निंग्स में आपका गेन वगैरह दिख रहा होगा, लॉन्ग टर्म लोन इतना हो गया है, दैट इज ओके। बोलता है हाउ विल फॉरेन एक्सचेंज डिफरेंस arising from unsettled transactions will reflect in statement of cash flows. What is the meaning of unsettled? ये लोन लिया तो है, रीपे किया है क्या लोन को? अब तक रीपे नहीं किया है, तो जब लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ है उसको प्यार से बोलते हैं अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस। क्या बोलते हैं उसको? अनसेटल्ड ट्रांजैक्शंस। तो ये कैसे दिखेगा सर? आओ तुमको सिखाता हूं, इधर आओ, एकदम प्यार से फटाफट से करके दिखाऊंगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे अपन जल्दी जल्दी से। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 18 है सर। ठीक है, एक मीठा सा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाऊंगा, प्लीज देखना। इसको करने के दो तरीके हो सकते थे, आईसीआई ने कौन सा तरीका दिखाया वो बताता हूं, इधर आ जाओ। सबसे पहले आप लिखते हो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, सीएफओ मतलब कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इसमें कुछ नहीं बोला है तो हमेशा इनडायरेक्ट मेथड फॉलो करना। व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड ऑलवेज फॉलो इनडायरेक्ट मेथड। ठीक है, चलो तो इसमें आप चालू करते हो पीबीटी से। आपका पीबीटी कितना है? पीबीटी में एक ही गेन है और वो एक्सचेंज गेन 4,400 का, तो आपने लिखा 4,400 का। अब आपको याद है हम यहां से लेस करते हैं वो गेन जो नॉन कैश है,
या फिर नॉन ऑपरेटिंग है। ये एक्सचेंज गेन तो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग दोनों ही है, तो हटाओ उसको, तो आपने यहां से हटा दिया, बराबर, तो आपका ये बच जाएगा नील, खत्म हो गई इसकी कहानी। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इस केस में इट इज नील, कुछ नहीं है। फिर आएगा कैश फ्लो फ्रॉम फिनेंसिंग एक्टिविटीज, अब गेम इधर ही है, प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। क्या फिनेंसिंग से कुछ पैसा आया है? क्या आया ना सर, लॉन्ग टर्म लोन, पैसा कितना आया था? तो आप बोलोगे सर लोन का अमाउंट तो 1,87,000 है, वो लिखो। सवाल सुनो, फिनेंसिंग में पैसा कितना आया था? सर भले ही लोन 187 पे दिख रहा है, बट इतना पैसा आया ही नहीं था। पैसा तो आपको 191,400 आया था, वो तो कम इसलिए दिख रहा है बिकॉज गेन वगैरह बुक हुआ था, तो लोन का वैल्यू गिर गया, लाइबिलिटी गिर गई, बट पैसा तो इतना आया था। अब सुनना, आईसीआई वाला मेथड पहले सिखा रहा हूं, फिर ऑल्टरनेटिव मेथड सिखाऊंगा, सुनना। तो जितना पैसा आया उतना रिकॉर्ड करना, लोन का अमाउंट मत देखना, ये एज पर आईसीआई बता रहा हूं, ठीक है, सुनना। तो ये रहेगा 191,400, ये जितना पैसा आया वो है, ठीक है। तो आपका नेट कैश फ्लोस ड्यूरिंग द ईयर कितना हो गया, नेट कैश फ्लोस, ठीक है। तो मान लो ऑपरेटिंग वाले को बोल देना ए, इसको बोल देना बी, इसको बोल देना सी, तो नेट नेट में आपका यही आया 191,400 सर। अब आप क्या करते हो, लिखते हो ओपनिंग सीसीई। क्वेश्चन में ओपनिंग सीसी दिया हुआ था, ये स्टार्टिंग में दिया हुआ था कि वी स्टार्टेड विद द कैश बैलेंस ऑफ 1 लाख, ठीक है। हमने 1 लाख के कैश बैलेंस से शुरू किया। आप ऐड करोगे कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर का जो कैश फ्लोज है वो है 191,400, ए प्लस बी प्लस सी, बराबर। तो आपको क्लोजिंग सीसी मिलेगा, दैट विल बी 291,400, ये मिल गया। ये आपका एग्जैक्ट मैच करता है नॉर्मली, राइट? मैच कर गया सर, लेकिन मुझे पता आपके मन में सवाल आ रहा है कि सर फॉरेन एक्सचेंज का जो यहां लेस करते हैं हम लोग, जो एक्सचेंज गेन होता है, जो एक्सचेंज गेन लेस होता है, सर आपने तो सिखाया था कि वो कैश एंड कैश के इधर ऐड होना चाहिए, ये सिखाया था ना, है ना, कि सर वो तो ऐड होना चाहिए। वो कब होता है, जब वो एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस पे आए, ठीक है। अब वो गेन पता है इस केस में कब ऐड होता, मैं थोड़ा डीप में जा रहा हूं, ध्यान से सुनना। आईसीआई का आंसर यहां खत्म होगा, आईसीआई ने ऐसा किया हुआ है, तो एग्जाम में ये करना है आपको, मतलब एग्जाम में बस फर्क इतना है, लॉन्ग टर्म लोन 1,87,000 मत लिखना, जितना पैसा आया वो लिखना, जितना पैसा आया, लोन का अमाउंट मत लिखो, जितना लोन से पैसा आया वो लिखो, बिकॉज ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बन रहा है। अच्छा, ऑल्टरनेटिवली आप अगर चाहते हो कि मेरे रीको में एक्सचेंज गेन भी दिखे, तो पता है कैसे करना पड़ता आपको, सुनो मैं बताता हूं कैसे करना पड़ता। ये तो सेम रहता, ये जो फर्स्ट पार्ट है दिस वुड हैव बीन सेम, ठीक है, ये भी सेम रहता, बस फर्क इतना होता कि आप यहां लॉन्ग टर्म लोन में 187 लिखते हैं, क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट में लोन का अमाउंट 187 दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आप ओपनिंग सीसी जब रिको बनाते तो ओपनिंग सीसी में 1 लाख लिखते, नेट कैश फ्लोज ड्यूरिंग द ईयर में 187 लिखते। अब क्योंकि आपने यहां 187 लिखा है, तो फिर आप एक्सचेंज गेन भी ऐड करते रिको में 4,400 का, ताकि मेरा 291,400 क्लोजिंग सीसी मैच कर सके। अच्छा, इसका मतलब अगर सुनो कोई चीज आपने ऑपरेटिंग में रिवर्स करी एक्सचेंज गेन लॉस के नाम से, जो भी एक्सचेंज गेन मान लो आपने रिवर्स किया ऑपरेटिंग में, ठीक है। अब आपको यह देखना है फिनेंसिंग में कौन सा अमाउंट लिखा है। अगर आपने फिनेंसिंग में कैश का अमाउंट लिखा है, कैश का अमाउंट लिखा है, बराबर, तो रिको में एक्सचेंज गेन लेने का जरूरत नहीं है, मतलब जितना कैश आया, कितना कैश आया लोन से वो लिखा है, तो रिको में एक्सचेंज गेन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन बाई चांस आपने लॉन्ग टर्म लोन में जितना कैश आया वो नहीं लिखा, जो बैलेंस शीट का अमाउंट है आफ्टर एक्सचेंज गेन वगैरह वो लिखा, तो फिर आपको रिको में एक्सचेंज गेन करना पड़ता है। आपको ये कोई बताएगा नहीं, सुनो कंफ्यूजन यही था ना। तो आइडियली अब आईसीआई ने क्या किया है, जो मैंने ब्लैक में किया है वो आईसीआई ने मेथड किया है। तो हम एग्जाम के लिए कौन सा याद रखेंगे, फर्स्ट मेथड याद रखो। देखो मैंने भी कैश फ्लो के रिवीजन लिए है बहुत सारे यूट्यूब पे, ठीक है। इसको लेकर हमेशा ही कंफ्यूजन बच्चे को रहता था कि मैं कब गेन ऐड करूँ कब नहीं करूँ, समझ नहीं रहा है सर। तो आई होप मैंने आपको क्लैरिफाई कर दिया है कि यहाँ वो ऐड क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ जो अमाउंट है वो कैश वाला लिया है, आपने बैलेंस शीट का अमाउंट नहीं लिया है। अगर आप यहाँ बैलेंस शीट का क्लोजिंग अमाउंट लेते हैं ना, तो फिर आपको ऐड करना पड़ता। अब 100 बात की एक बात आपको एक चीज सिखा देता हूं, अगर एक्सचेंज गेन लॉस कैश बैलेंस पे आता ना, कैश बैलेंस पे, याद है मेरे पास फॉरेन का कैश पड़ा है और उस पे एक्सचेंज गेन लॉस है, तो वो यहां रिवर्स होता है और रिको में ऐड होता है। बाकी केस में वो सिर्फ ऑपरेटिंग में रिवर्स होएगा, बट रिको में वो ऐड नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि आप जब फिनेंसिंग या इन्वेस्टिंग का अमाउंट लिखोगे ना, तो आप
जितना पैसा मूव हुआ है वो अमाउंट लिखना, ना कि क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। आई कैन सी दिस क्वेश्चन आइदर दिस और अपकमिंग अटेम्प्ट में आ सकता है कभी भी, ठीक है। वेरी गुड क्वेश्चन, चलो डन। फिर आप बनाएंगे अगले क्वेश्चन पे, दैट रिलेट्स टू इंड एस 24। चलो ये क्वेश्चन देखना, इंड एस 24 का रिलेटेड पार्टी है ना, आजकल ये भी आरटीपी में आने लग गए। चलो अभी इसका थोड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा क्वेश्चन नीचे है, तो मैंने थोड़ा कॉपी करके एक ही जगह पे ले आया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन में एक जगह पे ले आया आरटीपी में, ध्यान रखना क्या बोलता है, सुनो। मिस्टर वाइस फादर ओन्स 100% ऑफ शेयर्स इन ए लिमिटेड। तो मैंने लिख दिया मिस्टर वाई का जो फादर है उसका 100% स्टेक ए लिमिटेड में। मिस्टर वाई का नहीं, मिस्टर वाई के फादर का। अब एक चीज आपको याद रहता है इंडेक्स 24 में, इफ अ पर्सन इज रिलेटेड टू एनी एंटिटी, तो उस पर्सन के जितने रिलेटिव्स है, दोज रिलेटिव्स विल आल्सो बी रिलेटेड टू दिस एंटिटी। मतलब मान लो सपोज ए के इज रिलेटेड टू बीबी लिमिटेड, ठीक है। ए के अ इंडिविजुअल इज रिलेटेड टू बीबी लिमिटेड, तो ए के जितने रिलेटिव्स है, मेरे मम्मी डैडी वाइफ भाई बहन, ये सब अभी हो जाएंगे रिलेटेड टू बीबी लिमिटेड। ये एक सिंपल रूल ध्यान रखना, अगर मैं रिलेटेड तो मेरे सारे रिलेटिव्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू दिस कंपनी, ठीक है। तो मिस्टर वाई फादर ओन्स 100% इन ए लिमिटेड, तो ए लिमिटेड में मिस्टर वाई का स्टेक है, मिस्टर वाई के फादर का स्टेक है। मिस्टर वाई एंड मिसेज वाई ओन 100% शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, तो मिस्टर वाई मिसेज वाई इनका बी में स्टेक है, ठीक है। आसान भाषा में बोल दूं, जब मिस्टर वाई वॉज रिलेटेड टू ए, तो मिस्टर वाई के सारे रिलेटिव्स विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू ए। मिस्टर वाई के फादर वॉज रिलेटेड टू ए, तो इन फादर के सारे रिलेटिव्स विल ऑल्सो बी रिलेटेड। वेन मिस्टर वाई एंड मिसेज वाई आर रिलेटेड टू बी, तो इनके सारे रिलेटिव्स आर ऑल्सो रिलेटेड टू बी, ठीक है। आगे मिस जेड हु इज सिस्टर ऑफ मिसेज वाई की सिस्टर है मिस जेड, प्रोवाइड्स बुक कीपिंग सर्विसेज फ्रॉम टाइम टू टाइम टू बी लिमिटेड, ठीक है। मिसेज वाई की एक बहन है ना, वो बुक कीपिंग सर्विस बी को देती है, ठीक है। तो मिसेज वाई वॉज रिलेटेड, तो इसकी बहन भी रिलेटेड हो जाएगी बी को लेकर, ठीक है। ध्यान रखना। अब ये तो समझ, अरे इन शॉर्ट ये सारे रिलेटेड है कंपनी को लेकर, ठीक है। आगे फिर हाउएवर मिसेज जेड इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ बी, ये जेड जो है एम्प्लॉय नहीं है, ठीक है। मिस्टर जेड नहीं, मिसेज जेड है, ये मिस जेड होना चाहिए। मिस जेड कोई एम्प्लॉय नहीं है कंपनी की। आगे ए लिमिटेड हैज इंक्रीजेस लोन्स फ्रॉम 1.5 टू 2 lakhs ड्यूरिंग द ईयर फॉर विच ए चार्जेस बिलो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। लोन इंक्रीज किया जिसके लिए वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्केट से कम चार्ज करता है। स्टेट वेदर मिस्टर वाइस फादर एंड मिसेज वाइस सिस्टर आर रिलेटेड टू बी लिमिटेड। वो ये नहीं बोलता है मिस्टर वाई और मिसेज वाई बी से रिलेटेड है कि नहीं, वो तो है ही, बट मिस्टर वाई के जो फादर है, फादर will this father be related to B? The answer is yes, because Mr. Y related तो इसके relatives भी related। फिर पूछता है Mrs. Y sister, ये नहीं पूछता है Mrs. Y, Mrs. Y की जो सिस्टर है मिस जेड, वो रिलेटेड है बी से, तो इफ Mrs. Y रिलेटेड तो इनकी सिस्टर भी रिलेटेड, तो द आंसर टू दिस इज यस। अब राम कथा लिखने के लिए आप नीचे इनका सजेस्टेड आंसर देख लेना। व्हाट डिस्क्लोजर्स इज टू बी मेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ बोथ ए एंड बी लिमिटेड विद रिस्पेक्ट टू लोन गिवन बाय ए टू बी लिमिटेड। वो ए ने जो बी को लोन दिया है एट बिलो मार्केट रेट, उसके लिए क्या डिस्क्लोजर देना पड़ेगा, बिकॉज दीज टू कंपनीज आर ऑल्सो रिलेटेड ना। तुम समझ रहे हो, इनकी वजह से ना, क्योंकि अरे मिस्टर वाई का पापा ए का क्या बोलते हैं रिलेटेड पार्टी, मिस्टर वाई बी का रिलेटेड पार्टी बराबर, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड है, तो ये दोनों भी रिलेटेड हो जाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है। अब पूछता है क्या डिस्क्लोजर आपको देने की जरूरत है, तो ये जो लोन आपने दिया है जिसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट 2 लाख है वो बताना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा बिलो मार्केट रेट पे दिया है आपको वो बताना पड़ेगा। तो इफ यू वांट आई विल जस्ट गो थ्रू द आंसर वंस फ्रॉम हियर। देखो यहाँ देख लो, बोथ द एंटिटी शुड डिस्क्लोज द नेसेसरी डिटेल्स रिगार्डिंग द इंक्रीज इन लोन। उसके अलावा ऑल्सो डिस्क्लोज द अमाउंट्स ड्यू टू इट फ्रॉम बी, ठीक है। अगर कुछ प्रोविजन वगैरह है, राइट ऑफ वगैरह किया है तो वो बताना। उसके अलावा आपने कंसेशनल रेट पे लोन दिया है वो भी आपको बताना पड़ेगा। यस सर बता देंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके अलावा आखिरी सवाल क्या है इनका, आखिरी सवाल आपका ये है, वेदर बी इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज द डीलिंग्स विद सिस्टर ऑफ मिसेज वाई। देखो ये जो बी और सिस्टर में जो बुक कीपिंग सर्विसेज चालू है, गुल्लू गुल्लू चालू है, वो डिस्क्लोज करे क्या? अरे हाँ ना, सिस्टर को अपन ने रिलेटेड पार्टी मान लिया है, रिश्ता मंजूर कर लिया है, तो जो भी इनके बीच में गुल्लू गुल्लू हो रहा है सब डिस्क्लोज आपको करना पड़ेगा। सिंपल क्वेश्चन है, दिस वाज ऑफ रिलेटेड पार्टी, ठीक है। एक बार देख लेना जरूर। इंड एस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, अ वेरी गुड क्वेश्चन, एलडीआर क्वेश्चन है, बट यस वंस यू ट्राई, इसमें पता है कैसा, जब पढ़ोगे ना तो लगेगा भाई क्या ही पूछा है, वाओ, जब सॉल्व करोगे तो लगेगा भाई क्या ही पूछा था है,
ठीक है, मैं तुमको फील करवा दूंगा ये चीज, ठीक है, आ जाओ इधर, क्या बोलता है देखना। एट 1 April 11 एन एंटिटी एंटर्स इनटू अ शेयर बेस्ड पेमेंट अरेंजमेंट विद इट्स एम्प्लॉइज। ठीक है, तो 1 April 11 विल बिकम योर विच डेट, ग्रांट डेट। ठीक है, आगे द टर्म्स ऑफ द अवार्ड्स आर एज फॉलोज। एम्प्लॉइज आर रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर द एंटिटी फॉर 5 years, 5 साल तक काम करना पड़ेगा। आफ्टर दैट दे विल रिसीव अ कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ शेयर्स। 5 साल काम करो तो क्या मिलेगा आपको, कैश पेमेंट इक्वल टू द वैल्यू ऑफ एंटिटीज शेयर्स। ठीक है, तो वेस्टिंग पीरियड 5 साल हो गया और आपको ये कैश सेटल्ड ट्रांजैक्शन हो गया। आगे, इफ द एंटिटी अचीव्स अ सक्सेसफुल आईपीओ ड्यूरिंग द 5 year पीरियड, एम्प्लॉइज विल रिसीव फ्री शेयर्स रैदर देन अ कैश पेमेंट। मतलब कंपनी का आईपीओ बीच में आ गया तो एम्प्लॉय को फिर कैश नहीं मिलेगा, शेयर्स मिलेगा। सो एम्प्लॉइज माइट रिसीव फ्री शेयर्स एट द टाइम ऑफ आईपीओ और अ कैश पेमेंट एट द एंड ऑफ 5th year, बट नॉट बोथ। आईपीओ मान लो 4 साल में आ गया तो 4th year के एंड पे एम्प्लॉय को फ्री में शेयर्स मिल जाएंगे बट फिर कैश नहीं मिलेगा। मान लो आईपीओ 3 साल में आ गया तो 3rd year के एंड पे इनको शेयर्स मिलेंगे बट कैश नहीं मिलेगा, क्योंकि आईपीओ आने पे इनको फ्री शेयर्स मिलने थे। अच्छा, मान लो आईपीओ आया ही नहीं 5 साल तक, तो फिर अगर आप 5 साल तक कंपनी में मौजूद हुए तो आपको फिर क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। तो एक बात ध्यान रखना, नो आईपीओ तो आपका वेस्टिंग पीरियड 5 साल है और आपको मिलेगा कैश। लेकिन अगर आईपीओ आ गया 4th year में या 3rd year में या 2nd year में या 5th year में तो आपको मिलेंगे शेयर्स। ठीक है, जस्ट रिमेंबर दीज 2 थिंग्स। आईपीओ नहीं आया तो 5 साल तक रहना पड़ेगा, फिर कैश मिलेगा। आईपीओ आ गया तो जब आईपीओ आ गया तब शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है। अब आपको पता है ये क्वेश्चन पढ़ के लग रहा रहेगा सर ये तो वो वाला कंसेप्ट है ना, एसबीपी विथ कैश ऑल्टरनेटिव। आपको ऐसा लगेगा इट इज, अपन पढ़ते थे ना जिधर अपन निकालते थे टोटल इक्विटी का वैल्यू कितना है, फिर अपन कैश वाला सेटलमेंट का वैल्यू निकालते थे, है ना। तो आपको लगेगा दिस इज एसबीपी विद कैश ऑल्टरनेटिव। ना मुन्ना ना, ये वो नहीं है। बिकॉज एसबीपी विद कैश ऑल्टरनेटिव में इंप्लॉय के पास ऑप्शन होता था कि वो चाहे तो वेस्टिंग पीरियड के एंड पे कैश मांगे, वो चाहे तो वेस्टिंग पीरियड के एंड पे शेयर्स मांगे। ये हक इंप्लॉय के पास था। यहाँ हक इंप्लॉय के पास है क्या, नहीं। यहाँ तो सिचुएशन पे डिपेंडेंट है ना। यहाँ तो सिचुएशन जैसी होगी उस हिसाब से, आईपीओ आ गया तो शेयर्स, नहीं आया तो 5 साल बाद कैश। तो ये वो वाला कंसेप्ट नहीं है जो आप सोच रहे हो। ओ तो सॉल्व कैसे करो, डिफिकल्ट लग रहा है। मैं बोला ना पढ़ने में अजीब लगेगा, सॉल्व करने में बहुत ईजी है। क्या बोलता है आगे पढ़ लो। नो एम्प्लॉयज आर एक्सपेक्टेड टू लीव द एंटिटी ओवर द नेक्स्ट 5 years। एम्प्लॉय को छोड़ने का एक्सपेक्टेशन नहीं है। आगे, एट द डेट ऑफ अवार्ड एंड टिल द एंड ऑफ 2nd year it was not probable that successful IPO would occur before year 5। मतलब 2 साल तक हमको लग रहा था कि आईपीओ नहीं आएगा, नो आईपीओ। 2 साल तक लग रहा था आईपीओ नहीं आएगा। तो जब लग रहा था आईपीओ नहीं आएगा तो फिर क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। 2 साल तक हमको लग रहा था हमको कैश मिलेगा। आगे, एट द एंड ऑफ year 3 अ सक्सेसफुल आईपीओ बिकेम प्रोबेबल एंड मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स इट टू ऑकर इन year 4। year 3 में आके लग रहा है ए ले 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 आईपीओ आएगा। अब आईपीओ आएगा तो फिर कैश नहीं शेयर्स मिलेगा। अच्छा ठीक है, एट द एंड ऑफ year 4 आईपीओ आ गया, सक्सेसफुल आईपीओ ऑकर्स एंड एम्प्लॉय को शेयर्स मिल गए। ओ भाई साहब, तो इसका करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट डेटा है। इसका क्या करना है सॉल्व करते करते सिखाऊंगा। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड अवार्ड ऑल्टरनेटिव इज 1000 बराबर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी सेटल्ड अवार्ड ऑल्टरनेटिव 1000 बराबर, मतलब अगर आपको इक्विटी शेयर्स मिलने वाला है तो उसका फेयर वैल्यू 1000 है। याद है ना, इक्विटी में अपने को ग्रांट डेट की फेयर वैल्यू चाहिए, वो दिया हुआ है। फेयर वैल्यू ऑफ कैश सेटल्ड ऑल्टरनेटिव, कैश वाले केस में एवरी ईयर एंड की फेयर वैल्यू चाहिए, तो दिया हुआ है year 1 का एंड 50, year 2 का एंड 500, year 3 का एंड 100, year 4 का एंड 50। ठीक है, हाउ एंटिटी अकाउंट फॉर दिस ट्रांजैक्शन। पहले तो जो भी क्वेश्चन में हुआ है हल्का फुल्का ज्ञान लिख देने का इफ पॉसिबल। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करना है मैं आपको फटाफट से शॉर्टकट में डिस्कस करता हूं, सुनना। सबसे पहले आप बनाने का वर्किंग नोट। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। इसको एलडीआर मार्क करना, वापस बता दूं सोल्यूशन करने के बाद ये बड़ा सिंपल हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, अपने को इसमें क्या निकालना है, अपने को एक्सपेंस निकालना है, एक्सपेंस टू बी बुक्ड। ठीक है, और चाहिए तो किधर ऊपर लिख देना, ये कैश अल्टरनेटिव वाला क्वेश्चन नहीं है जो आपको लग रहा है। ठीक है, अब एक्सपेंस टू बी बुक्ड में आप इसको 2 पार्ट में बांट देना। ठीक है, 2 पार्ट में बांट देना आप इसको। पहले पार्ट में आप लिखना कैश सेटल्ड। अच्छा, रोकड़ा कब मिलेगा, इस केस में वेस्टिंग पीरियड 5 साल होगी और तब मिलेगा व्हेन देयर इज नो आईपीओ। आईपीओ नहीं आएगा तो पैसा मिलेगा। ठीक है,
ब्रैकेट में लिखना इक्विटी सेटल्ड। ठीक है, इसमें वेस्टिंग पीरियड पता नहीं है। क्यों नहीं पता? बिकॉज जब आईपीओ आएगा तब मिलेगा। तो शेयर्स आईपीओ आया तो इक्विटी सेटल्ड वाला पैसा मिलेगा। अब अकाउंटिंग इसकी बहुत सिंपल है, प्लीज देखते हुए चलना। ये लिखा। अब जो 3 सेंटेंस आपने मार्क किया था इंपॉर्टेंट, उसको देखना। एट द डेट ऑफ अवार्ड टिल सेकेंड ईयर इट वॉज नॉट प्रोबेबल सक्सेसफुल आईपीओ विल ऑकर। 2 साल तक लग रहा था आईपीओ नहीं होगा। तो जब 2 साल तक आईपीओ नहीं होगा तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक है सर। तो अब ईयर 1 के एंड पे आपका वर्किंग क्या बोलेगा सुनना। हमको खर्चा निकालना है ईयर 1 के एंड पे, मैं खर्चा निकालूंगा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है ईयर 1 के एंड पे कैश मिलेगा। हाँ, ईयर 1 के एंड पे मुझे लगता है कैश मिलेगा, मुझे लगता है शेयर्स नहीं मिलेगा। तो जो मिलेगा उसको टिक मारो, जो नहीं मिलेगा उसको क्रॉस मारो। ये समझा? बराबर। ईयर 1 के एंड पे मुझे लगता है कैश मिलेगा बिकॉज आईपीओ नहीं आता हुआ दिख रहा। ठीक है, खर्चा कैसे बुक करें? कुछ नहीं। कैश वाले केस में आपकी फेयर वैल्यू कितनी है? 50 है। ठीक है, तो आप बोलो। अपन नॉर्मली क्या करते हैं, जो भी एक्सपेंस का, जो भी फेयर वैल्यू का अमाउंट है इनटू नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक ही है मान लो, कुछ नहीं बोला तो एक एम्प्लॉय है, जितने भी एम्प्लॉयज है मान लेना, इनटू 1 ईयर डिवाइड बाय 5 ईयर्स। लिखते हैं ना, एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, वैसे निकाला मैंने। तो कितना आया? 10 रुपया। ठीक है, 10 रुपया। इसकी आप एंट्री क्या मारोगे? मैं इधर एंट्री मारता हुआ चलूंगा, जर्नल एंट्री। ईयर 1 के एंड पे कैश मिलता हुआ दिख रहा है ना, तो आप एंट्री क्या मारोगे? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू SBP लाइबिलिटी। 10 रुपया 10 रुपया। आई होप यहां तक क्लियर है। मैं स्लो जाऊंगा, टेंशन मत लो। अपने को यहां लग रहा है ईयर 1 तक कैश मिलेगा। ठीक है, अच्छा ईयर 2 में भी क्या लग रहा था? ईयर 2 में आईपीओ आता हुआ नहीं दिख रहा है। ये मैं नहीं बोलता, क्वेश्चन नहीं बोला था कि 2 साल तक आईपीओ आता हुआ नहीं दिख रहा है। अब कैश वाले केस में मुझे फेयर वैल्यू चेंज से फर्क पड़ता है। तो ईयर 2 में आपकी फेयर वैल्यू हो गई थी 500। तो आप कैसे करोगे? खर्चा बुक करने का फॉर्मूला तो याद रहेगा ना। आप बोलोगे 500 इंटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। बट इसमें आपको 2 साल का अमाउंट मिलेगा माइनस द एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। आप करते हो ना, इसमें से कितना माइनस करना? 10 माइनस करना, जितना आप ऑलरेडी बुक कर चुके हो। ये तो लिख देना, दिस इज द एक्सपेंस ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड। याद है ना ये चीज? फेयर वैल्यू अब नंबर ऑफ ऑप्शंस या नंबर ऑफ एम्प्लॉयज है तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ वो नहीं है। तो फेयर वैल्यू इनटू एक्सपायर्ड पीरियड डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड। ये आपको 2 साल का अमाउंट मिलता है इससे, बट उसमें से फर्स्ट टाइम में जो बुक किया वो माइनस कर देने का। तो कितना आएगा आपका? मेरे ख्याल से इट विल कम टू 190। परफेक्ट आंसर, दिस इज कमिंग टू 190। सर अभी भी कैश मिलता हुआ दिख रहा है, शेयर्स मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। एक क्वेश्चन नहीं बोला था। चलो इसकी एंट्री मारेंगे फटाफट। ईयर 2 के एंड पे माई एंट्री विल बी यही, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट ईयर 2 के एंड पे टू SBP लाइबिलिटी। अमाउंट बनना क्या रहेगा? 190 190। सब लोग यहां तक हो मेरे साथ? एकदम ऐसा कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो, तो इस इंफॉर्मेशन का मैंने यूज कर लिया। अब आया अगला। एट द एंड ऑफ ईयर 3 सक्सेसफुल आईपीओ बिकम्स प्रोबेबल, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स इट टू ऑकर इन ईयर 4। आईपीओ प्रोबेबल है और कब आता हुआ दिख रहा है? ईयर 4 में आता हुआ दिख रहा है। अब देखना, अब मैं लिखूंगा इधर ईयर 3 का एंड। एक सेकंड, थोड़ा इसको नीचे किसका दूं, जगह चाहिए रहेगी मुझे। ठीक है, ईयर 3 का एंड। ईयर 3 का एंड। क्या कैश मिलेगा? नहीं सर। अब अपने मोहल्ले में ऐश्वर्या आई सर, अभी अपने मोहल्ले में आईपीओ आ रहा है सर ना, तो अभी आईपीओ आता हुआ दिख रहा है, तो अभी कैश नहीं मिलेगा। सबसे पहला काम पता है ईयर 3 में क्या करना पड़ेगा? अब जब कैश नहीं मिलता हुआ दिख रहा है तो यू विल हैव टू रिवर्स फुल SBP लाइबिलिटी। जो आपने बुक किया उसका सत्यानाश हो गया, काम ही नहीं है उसका कुछ, तो अब सबसे पहले आपको वो रिवर्स करना पड़ेगा। हम एक रिवर्सल की एंट्री मारेंगे। उसके अलावा ईयर 3 में अपने को आईपीओ आता हुआ दिख रहा है ना, बराबर। तो ईयर 3 में इक्विटी की अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। तो कैसे करोगे? इक्विटी का फेयर वैल्यू ग्रांट डेट का लेते, वो 1000 रुपया था। ठीक है, तो आप देख लो प्लीज मैं कैसे कर रहा हूं। आप बोलोगे 1000, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट। दिस इज द फेयर वैल्यू ऑन ग्रांट डेट, बराबर। ये ले लिया आपने, इनटू एक्सपायर्ड पीरियड। अभी कितने साल एक्सपायर हो चुके? 3 साल। डिवाइड बाय टोटल वेस्टिंग पीरियड, डोंट टेक 5 इयर्स। वो 5 साल का वेस्टिंग पीरियड तो कैश वाले केस में था। इक्विटी वाले केस में क्या बोला है? जब आईपीओ आया तब मिल जाएगा शेयर्स। आईपीओ आना 4th ईयर में प्रोबेबल है। कब प्रोबेबल है? 4th ईयर में। तो इक्विटी वाले केस में आपकी वेस्टिंग पीरियड 4 साल होगी। तुमको समझा क्या? ये 3 साल क्या है? एक्सपायर्ड पीरियड है। 3 साल क्या है? एक्सपायर्ड पीरियड है। 4 साल क्या है? वेस्टिंग पीरियड है। क्यों? क्योंकि आईपीओ कब आएगा?
फोर्थ ईयर में आने का लग रहा है, इसलिए वेस्टिंग। सर आईपीओ अगर थर्ड ईयर में आने लग रहा तो डिवाइड बाय 3 करते फिर, ऐसा सबको समझा गया? यस। तो इसका अमाउंट कितना आएगा? 750 आएगा। सर इसमें वो भी तो करना पड़ेगा, माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी बुक्ड। इक्विटी वाले में एक्सपेंस बुक किया ही नहीं था सर, लेकिन कैश वाले में तो किया था ना, वो कर दो ना माइनस। सर -10 -190, नहीं नहीं नहीं, कैश का तो वैसे भी मैं पूरा रिवर्स कर ही रहा हूं ना। देखो ये अलग चीज है और ये अलग चीज है, दोनों को अलग अलग केस मान के चलो। तो इसलिए इक्विटी वाले केस में प्रोबेबिलिटी अराइज ही थर्ड ईयर में हुई है, तो जो पहला खर्चा आएगा वो ऐसे ही आएगा, 1000 इंटू 3/4, क्योंकि 3 साल एक्सपायर हो चुके हैं और अभी हम 4 साल का वेस्टिंग पीरियड अज्यूम करके चल रहे हैं। सबको समझा क्या? अब देखो ये इजी हो गया अभी आपके लिए, ठीक है। तो ईयर 4 में, ईयर 4 के एंड पे अब क्या एंट्री मारोगे? सॉरी, ईयर 3 के एंड पे 2 एंट्री आएगी, 2 एंट्री। सबसे पहले आपको रिवर्स करना पड़ेगा एसबीपी लाइबिलिटी को, पूरी आपकी लाइबिलिटी रिवर्स होगी एसबीपी वाली। कितनी की आपने बुक की थी? जो भी आपने बुक की थी 2। अब ये कहां ट्रांसफर होएगा आपका एसबीपी लाइबिलिटी? ये अपना ट्रांसफर होएगा टू इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अच्छा इसमें बताऊंगा आईसीआई ने भी क्या किया, एक बार देखना। अपना अमाउंट क्या रहेगा? जो भी बुक किया था वो पूरा पूरा इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में रिवर्स कर दिया, ठीक है। और इसी दिन के एंड पे आप एक एंट्री मारोगे, अब इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व, टू एसबीपी रिजर्व कितना? 750। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। सबको समझा? जो आपकी लाइबिलिटी बुक गलती से कर ली, अब वो काम की नहीं है, पूरी रिवर्स। और इक्विटी का अकाउंटिंग अलग से पूरा 750 बुक करना पड़ेगा, बिकॉज इक्विटी में पहले कोई खर्चा बुक नहीं हुआ था। वन वे ऑफ डूइंग इट। सेकेंड वे ऑफ डूइंग इट, आप बोलोगे सर ये रिवर्स तो हम कर लेंगे, लेकिन आप पता है क्या करो? अब आईसीआई ने कैसे किया, मैं आपको एंट्री मार के दिखाता हूं। आईसीआई बोलता है कि यार आप ये भी तो कर सकते थे ना, अल्टीमेटली घूम पे के नेट इफेक्ट सेम ही है, बट देख लो। वो बोलेगा एसबीपी लाइबिलिटी को जो भी रिवर्स करना है उसको रिवर्स करके आप एसबीपी रिजर्व में ट्रांसफर कर दो। कितना? 200, ठीक है। और उसके बाद आप जब खर्चा बुक करोगे इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व, वो फिर आप पूरा 750 मत बुक करो, आप सिर्फ बैलेंस 550 बुक करो। क्यों? क्योंकि आपने 200 का रिजर्व तो ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है ना, बराबर। तो आप सिर्फ बैलेंस अभी 550 बुक करो। मतलब इस वाले जो आईसीआई वाला मेथड है उसमें हम ये कर लेंगे कि जो 3/4 का खर्चा आया वो माइनस एक्सपेंस ऑलरेडी बुक्ड, माइनस जो आपने 10 और 190 ये जो बुक किया था, आप सिर्फ बैलेंस 550 ही बुक करो। फिर बात एक ही है, देखो अल्टीमेटली बात तो एक ही है, आप कैसे भी एंट्री मारो, बट और नेट इफेक्ट सेम ही है। देखो इस वाले मेथड में भी लाइबिलिटी पूरी रिवर्स हो रही है, नेट में इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 550 ही क्रिएट हो रहा है और रिजर्व 750 हो रहा है। यहां भी तो यही हो रहा है ना, लाइबिलिटी पूरी रिवर्स हो रही है, इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 550 क्रिएट हो रहा है और एसबीपी रिजर्व दोनों मिला के 750 का क्रिएट हो रहा है। बात एक ही है, बस मैं बता रहा हूं आईसीएआई ने क्या कर रखा है। आपकी मर्जी है, आपको जो पसंद है करो, ठीक है। ये पसंद है, ये मैंने दोनों बता दिया जानबूझ के, ठीक है। तो ध्यान रखना। तो थर्ड ईयर में लाइबिलिटी रिवर्स और इक्विटी वाले का अकाउंटिंग शुरू। अब आते हैं ईयर 4 में। हो सके तो वीडियो पॉज करो, ईयर 4 का खुद ट्राई करो, आप खुद इंटरप्रेट कर पाओगे, ठीक है। आई होप तुमने ट्राई किया रहेगा। अब प्लीज यहां देख लो किस तरीके से करेंगे। ईयर 4 का डेटा क्या बोलता है? बोलता है इन ईयर 4 मुबारक हो, आईपीओ सक्सेसफुल हो ही गया सर। तो अब आईपीओ सक्सेसफुल हो गया तो कैश मिलेगा? कतई कैश नहीं मिलेगा। कुछ रिवर्स करने की जरूरत है? बिल्कुल रिवर्स करने की जरूरत नहीं है सर। अब यहां खर्चा कैसे बुक करेंगे? इक्विटी तो मिलेगा आपको, इक्विटी मिलेगा तो खर्चा क्या बुक करेंगे? 1000 इंटू 4/4। अभी एक्सपायर्ड पीरियड 4 साल है और टोटल वेस्टिंग पीरियड भी 4 साल है, माइनस कितना एक्सपेंस बुक कर चुके हो ऑलरेडी? 750 टोटल में अपन ने बुक किया हुआ है, तो आपको यहां 250 और बुक करना चाहिए, ठीक है। तो ईयर 4 के एंड पे, ईयर 4 के एंड पे आप क्या बुक करोगे? इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस टू एसबीपी रिजर्व बुक करोगे। कितना? 250 का बुक करोगे। मतलब मोटा माटी आपका एसबीपी रिजर्व दिख रहा होगा। कितना रिजर्व दिख रहा होगा? पहले 750 था, अभी 250 और आपने क्रिएट किया है 1000। सर लाइबिलिटी भी तो होगी ना? अरे वो पूरी रिवर्स हो चुकी है। तुमको समझा गया वाला क्वेश्चन? उसके बाद फोर्थ ईयर में कैश भी तो इशू हो, सॉरी शेयर्स भी तो इशू हो गया, तो उसकी एंट्री मार दो एसबीपी रिजर्व टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी प्रीमियम वगैरह का अमाउंट नहीं है मेरे पास, तो आपका जो भी रिजर्व है कितना था? 750 और 250, 1000 का रिजर्व था, वो पूरा रिवर्स होके शेयर्स आपके इशू हो जाएंगे। दिस इज इशू ऑफ शेयर्स ऑन ईयर 4 का एंड। समझा? मैं एक बार ये वाला रिवाइज करवा दूंगा क्वेश्चन, आपको प्लीज ध्यान से देखना। इंडेस 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, सुनना क्या था इसके अंदर।
बोलता है या तो कैश देंगे या शेयर देंगे, मर्जी एम्प्लॉय की नहीं है, वो कंपनी के कंडीशन पे डिपेंडेंट है कि कंपनी आईपीओ लाता है कि नहीं लाता है। आईपीओ नहीं आया तो उस केस में आपका वेस्टिंग पीरियड 5 साल रुकना पड़ेगा और कैश मिलेगा। आईपीओ आ गया तो जब आईपीओ आएगा तब शेयर्स मिलेगा, जब आईपीओ आएगा तब शेयर्स मिलेगा, ये नहीं पता कब आएगा। ठीक है, अब देखा फर्स्ट ईयर में क्या लग रहा है, तो बोलता है आईपीओ नहीं आएगा, तो कोई इक्विटी को भूल जाओ, कैश को देखो, अकाउंटिंग करो, बुक की एंट्री। सेकंड ईयर में क्या लग रहा है, बोलता है आईपीओ नहीं आएगा, तो इक्विटी को भूल जाओ, कैश देखो, अकाउंटिंग करो, खर्चा बुक करो। ईयर 3 में बोलता है अल्ले ले 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 अब आईपीओ आता हुआ दिख रहा है, तो जो कैश का लाइबिलिटी बुक किया रिवर्स करो। ठीक है, और इक्विटी का अकाउंटिंग अब शुरू करो। अब इक्विटी में क्योंकि 3 साल बीत चुके, तो जो भी अमाउंट है फेयर वैल्यू इंटू 3 ईयर्स डिवाइड बाय 4 करना। सर डिवाइड बाय 4 क्यों किया, बिकॉज क्वेश्चन में लिखा है हमको लग रहा है आईपीओ 4th ईयर में आ जाएगा। अच्छा अगर ऐसा लगता है आईपीओ 5th ईयर में आ रहा है तो फिर 3 डिवाइड बाय 5 करते, ऐसा समझा। 750 आया। अब ये 750 को और ये रिवर्सल को बुक करने के दो तरीके, या तो रिवर्स पहले करो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस के थ्रू और 750 पूरा अलग से बुक करो, या फिर जब रिवर्स करो लाइबिलिटी उसको रिजर्व में ट्रांसफर करो और फिर खर्चा 550 बुक करो, क्योंकि आपने 200 का रिजर्व तो ऑलरेडी ट्रांसफर कर दिया ना, तो फिर खर्चा 550 बुक करना। कैसे करो मर्जी तुम्हारी है, जो पसंद है वो कर लेना। उसके बाद 4th ईयर के एंड पे आईपीओ आ ही गया तो कैश तो भूल जाओ, अब शेयर्स ही मिलेगा, तो इंटू 4/4 करना, माइनस ऑलरेडी कितना बुक कर चुके हो, बचा 250, उसके आप एंट्री मारोगे। और क्योंकि शेयर्स दे चुके, क्वेश्चन नहीं बोला है कि 4th ईयर के एंड पे शेयर्स जा चुका है, एम्प्लॉइज रिसीव फ्री शेयर्स, तो बस शेयर इशू के आप एंट्री मार देना। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर आरटीपी, दिस कंप्लीट्स योर फुल आरटीपी। ठीक है, आई होप आपको मेरा तरीका समझा रहेगा, आई होप मैंने आपके लिए सिंप्लीफाई करने का ट्राई किया है इस आरटीपी को। एक बात मैं आपको बोलूंगा, वेन एवर यू सी द आरटीपी ना, तो आपको लगेगा कि सर ऐसे तो आयुष्या ने कैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जो हमारे मॉडल में थे ही नहीं, ऐसा एग्जाम में हो गया। तो देखो सबसे पहली बात, आईसीआई आरटीपी रिलीज इसलिए करता है ताकि एग्जाम में पूछने के पहले कुछ नए क्वेश्चन देने हो तो आपको दे के रेडी कर ले कि यार ये क्वेश्चन प्रिपेयर कर लो, मैं आपके अटेम्प्ट में या सब्सिक्वेंट अटेम्प्ट में कभी पूछ सकता हूँ। पहली चीज। सेकेंड चीज, जैसे आरटीपी में मान लो 20 में से 10 क्वेश्चन नहीं थे, एग्जाम में भी ऐसे सारे क्वेश्चन नए नहीं होते। मान लो एग्जाम में 20 क्वेश्चन आए तो 20 के 20 नए नहीं होंगे, क्या होगा उसमें से एमसीक्यूज होंगे, एमसीक्यूज तो ऑफकोर्स वो नया फ्रेम करेगा। जो बचा हुआ 70 का डिस्क्रिप्टिव है उसमें तो ना वो 70 मार्क का नया पूछ लेगा। क्या पूछेगा, जैसे 3-4 क्वेश्चन नया पूछेगा, मतलब मान लो 70 में से 20-25-30 मार्क का नया पूछ लिया। बाकी का जो डिस्क्रिप्टिव का 40 मार्क है, एमसीक्यू का 30 मार्क है, वो तो आपके कंट्रोल में है ना यार। सो वेन एवर यू सी अ पेपर वेर यू आर सीइंग न्यू क्वेश्चंस, तो देयर इज नथिंग न्यू इन इट। नया क्वेश्चन तो पूछेगा सीए का एग्जाम में मुन्ना, बराबर, तो उसको देखे घबराना नहीं है। आपको ये इमेजिन करना है कि कौन सा मेरे को 100 में 100 लाना है, मेरे को 100 में, अच्छा एफआर आप टारगेट कर लो, ले आओ 70-80, अच्छे रैंक करो तो 90 ले आओ, 100 में 100 तो नहीं लाना अपने को। तुम समझ रहे हो क्या। तो रैंकर हमेशा या एग्जामिनेशन होल्डर हमेशा ये देखता है कि मेरे को पूरे पेपर में क्या आता है, क्या इजी है, बिकॉज पूरा पेपर आउट ऑफ द बॉक्स कभी रहने वाला है ही नहीं। तुम समझ रहे हो। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब आप ये आरटीपी भी सॉल्व कर रहे हो, सपोज आपने पहले ट्राई की होगी ना, आपको लगा रहेगा ये कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लिए, मैं तो देख के डीमोटिवेट हो गया सर। अरे भाई वो एग्जाम के लिए तैयार कर रहा है तुमको, और ऐसे नए क्वेश्चन में मैं कहाँ तुमको बोला कि तुमको फुल मार्क्स स्कोर करना है। अगर आप बाइफिकेशन समझो, 100 में 30 मार्क एमसीक्यू है, ये तो अब वो नया फ्रेम ही करेगा यार, इतनी तुम्हारी किस्मत तो है नहीं कि एज इट इज पूछ लेगा। अब वो नया फ्रेम भी ऐसा नहीं है कि कुछ अलग ही पूछ लेगा, कंसेप्ट उसमें से पूछेगा ना। इसमें कौन सा फुल चाहिए, 24 मार्क ले आओ ना, 24-25-20 के ऊपर ले आओ, 20+ ले आओ, बराबर, बचा बाकी का 70 मार्क। अब मैं आप इतिहास उठा के देख लो, टफ से टफ पेपर में भी 30 मार्क के ऊपर का नया नहीं आएगा। तो मान लो चलो 30 मार्क का न्यू पूछ लिया, ये 30 न्यू और एमसीक्यूज वगैरह थे जो भी है, और बाकी 40 मार्क का तो आपका रेपिटेटिव है, दिस इज रेपिटेटिव। ये 40 में आपको कम से कम 35+ स्कोर करना है, आप यहां नहीं स्कोर कर रहे हो। और ये जो नया आया, इसमें जो भी आपको मिलता है 10 मार्क 12 मार्क, ये आपका बोनस है ना। मान लो इसमें 10 से 12 मार्क आपको मिल जाए, बोनस है। आप टफ पेपर में टोटल मार लोगे ना, आपके 60+ हो जाएंगे। 24 यहां निकाल लिए, 10 या 34 यहां हो गए, 35 यहां हो गए, 69 मार्क्स हो गए। इतने भी नहीं चाहिए टफ पेपर में, 60+ भी बहुत हो गया। तुमको समझा मैंने क्या बोला। सो वे आई टेल यू व्हाट मिस्टेक यू आर डूइंग। आप इस पे फोकस ही नहीं करते हो, आप है ना इधर ही लगे रहते हो, अरे ये पूछ लिया, नया पूछ लिया, ऐसा पूछ लिया, वैसा पूछ लिया। तुमने इसमें कौन सा तीर मार लिया भाई, तुमको यहां तीर मारना है और तुमको यहां तीर मारना है। ये तो जो मिला बोनस भगवान का शगुन है वो। मान लो इसमें 5 मार्क भी आ गया तो भी गिरते पड़ के एग्जामिशन पहुंच जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात। बस ये जिसने समझ लिया, दिस इज मैच्योरिटी। ठीक है, तो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। पसंद आया रहेगा, लाइक ज़रूर कर देना भाई, कमेंट करके जाना कैसा लगा आपको। उसके अलावा विश यू ऑल द बेस्ट।
ये जो PDF है मैं डालता हूँ मेरे टेलीग्राम पे, जाओ डाउनलोड करो, मज़े करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू ऑल, बाय।